डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट पीस्ट शॉप सिस्टम। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 241 एंशंट लेगेसी अनलीश्ड। लुओ युहिंग के स्पष्टीकरण के बाद लुओ यांग, बानमो और सू मुकिंग को अब स्थिति का मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। आपका मतलब है, ये छोटा सा पत्थर अब एक जीवित इकाई बन गया है? लुओ यांग ने आश्चर्य भरे भाव से उस छोटे पत्थर को देखा। हालांकि अगले ही पल, जिस उंगली से वह छोटे पत्थर की ओर इशारा कर रहा था, उसमें हल्का सा झटका लगा और लुओ यांग ने मुड़कर देखा तो पाया कि वह छोटा सा जीव उसे घूर रहा है। दूसरों की ओर उंगली उठाना असभ्य व्यवहार है। छोटे पत्थर की बातें सुनकर लुओ यांग के मन में एक शरारती विचार आया। उसने एक उंगली बढ़ाकर छोटे पत्थर को जमीन पर जोर से दबा दिया। हालांकि छोटे पत्थर ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन वो केवल अपने शरीर को कुछ बार हिलाने में ही कामयाब रहा और लुओ यांग की शैतान उंगली पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे, आकार में छोटा, स्वभाव में बड़ा। नन्हे पत्थर, तुम क्या कर सकते हो? ये देखकर कि वह खुद को छुड़ा नहीं सकता, छोटा पत्थर वहीं पर स्थिर पड़ा रहा, लेकिन फिर भी गर्व से बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम एक बुरे इंसान हो। अरे, तुम। लुओ यांग कुछ कहने ही वाला था कि सू मुकिंग ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और उसके हाथ से छोटा पत्थर छीन लिया। सू मुकिंग ने छोटे पत्थर को देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, छोटे दोस्त, बड़ी बहन को बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, ठीक है? तुम्हें क्या पसंद है? बड़ी बहन तुम्हें उसे ढूंढने ले जा सकती है। उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे कोई बुरी चाची हो। बेशक, ये वहां मौजूद अन्य लोगों की मौन आंतरिक शिकायत थी। हालांकि वो छोटा पत्थर निडर था। भले ही उसे अभी अभी जीवन मिला था, फिर भी वह बहुत जिद्दी था। उसने सू मुकिंग की ओर देखा और निर्दयता से बोला, तुम्हारी मुस्कान थोड़ी बनावटी है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। थप्पड़। सू मुकिंग ने भावहीनता से अपनी उंगली से उस छोटे पत्थर को दूर फेंक दिया। उछलकर गिरा छोटा सा पत्थर दुख से मुक्ति की बेल के किनारे जा गिरा और आराम पाने के लिए उससे रगड़ खाने लगा। हालांकि मुक्ति की बेल ने उसे पहचानने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये बहुत दुख की बात है। मुक्ति की बेल ने मुझे बताया कि इस छोटे से पत्थर में कोई क्षमता नहीं है। लुओ युहिंग, जो कुछ समय से मुक्ति की बेल से संवाद कर रही थी, ने बोलना शुरू किया। पल भर में ही उस छोटे पत्थर के बारे में सबकी जिज्ञासा काफी कम हो गई। शायद इसलिए क्योंकि यह छोटा पत्थर एक साधारण वस्तु है। इसे आजमा कर देखो। लुओ चेन ने अपने अंतरिक्ष से एक काला आत्मा अयस्क का टुकड़ा निकाला। ये दूसरे स्तर की आध्यात्मिक वस्तु है, जो परीक्षण के लिए एक बहुत अच्छा विषय है। मोक्ष की बेल की पत्तियों से सफेद आध्यात्मिक प्रकाश का एक और कण नीचे आया और अंधेरे आध्यात्मिक अयस्क पर जा गिरा। ऐसा करने के बाद उद्धार की बेल की जड़ का सिरा काफी हिल गया, मानो कह रहा हो कि यह आखिरी बार है और यह आज फिर से जीवन प्रदान नहीं कर सकता। उस गहरे रंग के आत्मा अयस्क पर जो परिवर्तन दिखाई दिए, वे छोटे पत्थर पर दिखाई देने वाले परिवर्तनों के समान थे, लेकिन लुओ चेन उस पर जीवन के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इसके चेहरे के हाव भाव भी विकसित हो गए थे, लेकिन इसकी आंखें कसकर बंद थीं, और यह बिल्कुल शांत और स्थिर प्रतीत हो रहा था, मानो इसमें कोई जीवन हो। लुओ चेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी बंद आंखों के ऊपर थपथपाते हुए कहा, सोने का नाटक मत करो, उठो और जवाब दो। अरे, मैं सोने का नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच सो रहा हूँ। सचमुच सो रहा था, और इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देने में सक्षम। लू चेन की आंखों में घोर संदेह झलक रहा था। लुओ चेन की निगाहों का सामना करते हुए उस अंधेरे आत्मा अयस्क ने स्वीकार किया, ठीक है, ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछिए। आपकी क्षमताएं क्या हैं? प्रश्न बहुत संक्षिप्त था। उस अंधकार में आत्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो अपने शरीर को महसूस कर रही हो, फिर धीरे से बोली, अच्छा, अब मैं दुनिया से ऊर्जा अवशोषित कर सकता हूँ और खुद को एक उच्च श्रेणी के डार्क स्पिरिट अयस्क में बदल सकता हूँ।
और मैं कुछ साधारण पत्थरों को निम्न श्रेणी के डार्क स्पिरिट अयस्क में भी परिवर्तित कर सकता हूँ। लुओ चेन की आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। ये क्षमता काफी उपयोगी लग रही थी। मुक्ति लता की जीवनदायिनी शक्ति कितने समय तक बनी रह सकती है? लुओ युहिंग ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, वह छोटा पत्थर 1 वर्ष तक चल सकता है और काली आत्मा का अयस्क 1 महीने तक चल सकता है। यह अवधि प्रदत्त वस्तु, उसमें निहित ऊर्जा स्तर और उसके शरीर के आकार के आधार पर काफी भिन्न होगी। उदाहरण के लिए, जिस पहले पत्थर को शक्ति प्रदान की गई थी, उसके भीतर ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक था और शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया 1 सेकंड भी नहीं टिक सकी। ये बात समझ में आती है। लुओ चेन ने डार्क स्पिरिट और लुओ यांग को सौंप दिया और फिर सू मुकिंग से कहा, माँ, अब तुम्हारी बारी है अपने बुलाए हुए जानवरों को इस्तेमाल करने की। सू मुकिंग के पास अभी भी 2 बुलाए गए जानवर थे, फीनिक्स साउंड स्पिरिट किंग स्पैरो और पीनी बर्ड, जो अभी तक विकसित नहीं हुए थे। फीनिक्स साउंड स्पिरिट किंग स्पैरो के बारे में कहने के लिए कुछ खास नहीं था, इसमें कोई नई स्किल नहीं थी, लेकिन शायद सू मुकिंग की फीनिक्स ब्लडलाइन प्रतिभा से प्रभावित होकर ये बहुत तेजी से विकसित हुआ और अब किंग रैंक 5 स्टार स्तर पर था। हालांकि पियोनी बर्ड का स्तर थोड़ा कम था, वर्तमान में ये केवल किंग रैंक 3 स्टार पर था। जांच के बाद दोनों बुलाए गए जानवरों में कोई समस्या नहीं पाई गई। अब मां को तीसरे बुलाए गए जानवर को अनुबंधित करने पर विचार करना चाहिए। फीनिक्स ब्लडलाइन के लिए हाल ही में एक उपयुक्त पक्षीनुमा प्राणी का चयन करना और फीनिक्स ब्लड ग्रास की पत्तियों के साथ उसका और अधिक संवर्धन करना अभी भी आवश्यक था। अब उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों के साथ यह अनुमान लगाया गया था कि फीनिक्स रक्त घास अपनी जीवन शक्ति को तेजी से पुनः प्राप्त कर लेगी, इसलिए तीसरे बुलाए गए जानवर के आने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लुओ चेन के याद दिलाने के बिना ही लुओ यांग ने अपने तीनों बुलाए गए जानवरों को लुओ चेन के सामने सक्रिय रूप से खड़ा कर दिया था। यिन यांग 2 पंखों वाली तितली, मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड और आइस फ्लेम लान किंग। यिन यांग 2 पंखों वाली तितली और मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड के बारे में कहने के लिए कुछ खास नहीं था, दोनों अब राजा रंग 5 सितारा स्तर पर थे। साथ ही उनकी योग्यता और कौशल दोनों के प्रभाव आइस फ्लेम लान किंग से कहीं बेहतर थे। महत्वपूर्ण सुधार हासिल करने के लिए विकास निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन आइस फ्लेम लान किंग के रेड फ्लेम के विकास पथ में अभी भी अनलॉक स्थिति दिखाई दे रही थी। बेशक रेड फ्लेम ने भी बड़ी मात्रा में ड्रैगन यांग घास का सेवन किया था, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसने उसकी वंश परंपरा को उत्परिवर्तित करने और एक नया विकास पथ उत्पन्न करने के लिए प्रेरित नहीं किया। लुओ चेन ने अपने पॉइंट्स बैलेंस को देखा और अंत में एक प्राचीन अवशेष विरासत कार्ड खरीदने का विकल्प चुना। बच्चे की निजी जगह का बहाना बनाकर बाकी सभी ने यही मान लिया कि लुओ चेन ने वह चीज बच्चे की निजी जगह से ही ली थी। 1000 आत्मा सम्राट ज्वाला पशु विरासत कार्ड। वो मन ही मन इस इनहेरिटेंस कार्ड का नाम दोहराता रहा। यह एक ऐसा सम्मोहित प्राणी था जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था और वह नहीं जानता था कि इसकी विरासत का रेड फ्लेम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लुओ चेन ने कार्ड को रेड फ्लेम के सामने रखा और फिर कार्ड लाल प्रकाश के कणों में बिखर गया जो रेड फ्लेम के शरीर में प्रवेश कर गए। रेड फ्लेम ने अपना सिर अगल बगल हिलाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ अजीब सा है, लेकिन जब उसने ध्यान से उसे महसूस करने की कोशिश की तो उसे कुछ भी नहीं मिला। इस इनहेरिटेंस कार्ड को अपना असर दिखाने में समय लगेगा। हाल ही में रेड फ्लेम को अधिक ऊर्जा सप्लीमेंट दें और सुनिश्चित करें कि उसे भरपूर आराम मिले, ताकि वह विरासत से मिलने वाली ऊर्जा को बेहतर ढंग से अवशोषित कर सके। हालांकि लुओ यांग को अभी अभी पता नहीं था कि वह चीज क्या थी, फिर भी उसने लुओ चेन के निर्देशों पर गंभीरता से सिर हिलाया, जिससे ये संकेत मिला कि वह निश्चित रूप से उनका पालन करेगा। लुओ चेन मुस्कुराए और बानमो की ओर देखते हुए बोली, अब तुम्हारी बारी है। मुझे भी हिस्सा मिलेगा। बानमो के शब्दों में आश्चर्य और खुशी का स्पष्ट मिश्रण था। लुओ चेन ने सहज भाव से सिर हिलाया, बिल्कुल, क्योंकि आप पालतू जानवरों की दुकान का हिस्सा हैं, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से हमारी दुकान की नीतियों के लाभ भी मिलेंगे। ये सुनकर बानमो ने अब और संकोच नहीं किया और अपनी बाहों में पकड़े हुए 1000 विपत्ति वाले जानवर को जमीन पर रख दिया, जबकि उसके ठीक पीछे स्थित आकाश गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ ने अपने पंख फड़फड़ाए और दूर से उड़कर आ गया।
1000 विपत्तियों वाले उस राक्षस की दृष्टि में कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी और उसके शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। वह देखने में किसी साधारण पालतू कुत्ते से अलग नहीं था। हालांकि एक जानवर के रूप में इसकी जानकारी को अभी भी सत्य की दृष्टि से देखा जा सकता है। निश्चित रूप से ये छोटा जीव अभी भी कमजोरी के कष्ट में था और यह कष्ट पिछले वाले की तुलना में कहीं अधिक समय तक चला। लुओ चेन ने उस छोटे जीव को थपथपाया, जिससे उसे स्केल आर्मर राइनो किंग के विकास के दौरान प्रकट हुए 3 शुभ जीवों को छोड़ने का संकेत मिला। 2 फूशेंग काप, एक साथ रंग का हिरण। शुभ प्राणियों के पिछले बैच को मिलाकर ये किग्यांग शहर में पहुंचने वाला दूसरा बैच था। हालांकि उसने लकड़ी के घर के पास शुभ पशुओं के पिछले समूह को नहीं देखा और उसे नहीं पता था कि वे किग्यांग शहर में कहां घूम रहे थे। इस पिल्ले पर भाग्य बढ़ाने वाले कौशल का प्रयोग करें। नवगठित तीनों शुभ प्राणी भी इस प्रक्रिया से काफी परिचित थे, इसलिए उन्होंने तुरंत 1000 विपत्ति वाले प्राणी पर अपने कौशल का प्रयोग किया। अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के बाद तीनों शुभ प्राणियों ने आशा भरी निगाहों से लुओ चेन की ओर देखा। लुओ चेन ने उन्हें हाथ हिलाकर कहा, तुम जाओ और अपना काम करो। लुओ युहिंग और अन्य लोगों के लिए ये निश्चित रूप से पहली बार नहीं था जब उन्होंने शुभ प्राणियों को देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने उन्हें कौशल का प्रयोग करते देखा था। पिछली बार जब लुओ चेन ने जल्दबाजी में शुभ पशुओं को भेजा, तो वह गायब हो गया और वे पशु लकड़ी के घर में ज्यादा देर नहीं रुके और किग्यांग शहर के अन्य हिस्सों की ओर चल दिए। हालांकि लुओ युहिंग ने उनकी संबंधित जानकारी देखी थी, लेकिन उसने कभी नहीं देखा था कि वे उन गहन कौशलों का उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन इस कौशल को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया बहुत सरल थी, है ना? ये तो बस सुनहरे आध्यात्मिक प्रकाश के 3 बिंदु थे, जो पिल्ले 1000 विपत्ति वाले राक्षस के शरीर पर पड़ रहे थे। और 1000 विपत्तियों वाले राक्षस के शरीर में कोई बदलाव नहीं देखा जा सका। लुओ चेन का संकेत मिलते ही तीनों छोटे जीव, जिनमें 2 फूशेंग काप भी शामिल थे, सीधे सूर्य प्रतिबिंब राजा कमल की झील में कूद गए, जबकि 7 रंगों वाला हिरण झील के किनारे आराम करने के लिए लेट गया। तीनों शुभ प्राणियों के जाने के कुछ ही समय बाद 1000 विपत्तियों वाले प्राणी में अचानक परिवर्तन आया। आसपास की हवा में ऊर्जा अचानक असाधारण रूप से सक्रिय हो गई। कई निगाहों के सामने आसपास की ऊर्जा अचानक एक रंगीन सागर में परिवर्तित हो गई, जिससे एक भव्य रंगीन भंवर का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में 1000 विपत्तियों का दानव स्थित था। यह क्या है? बानमो के स्वर में थोड़ी चिंता थी। लुओ चेन ने अपने सामने के शानदार दृश्य को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा और बानमो को दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं, ये 1000 विपत्तियों वाला राक्षस कमजोरी की विपत्ति पर विजय प्राप्त कर रहा है। अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। काफी देर बाद हवा में मौजूद सभी रंगीन ऊर्जा प्रकाश बिंदु 1000 विपत्ति वाले दानव के शरीर में समाहित हो गए। 1000 विपत्तियों वाले राक्षस का रूप भी एक छोटे से मिट्टी के कुत्ते जैसा हो गया था। पिछली प्रक्रिया के कारण उसके फर पर खूबसूरत रंग चढ़ गए थे। पहली नजर में तो यह अपने मूल शुद्ध धूसर रंग में ही था, लेकिन दूसरी नजर डालने पर कोई भी इस पर समय समय पर चमकते हुए खूबसूरत रंगों को देख सकता था। ये कुछ हद तक पौराणिक, जीवंत भूरे रंग जैसा था। जाति: 1000 विपत्ति पशु रैंक: राजा पशु, एक तारा प्रकार, रहस्यमय अवस्था, शांत योग्यता, उत्कृष्ट कौशल 1। 1000 विपत्ति शरीर पृथ्वी श्रेणी 2। दुर्बलता का विपत्ति गहन श्रेणी 3। स्मृति का विपत्ति पृथ्वी श्रेणी 4। दुर्बलता का विपत्ति पृथ्वी श्रेणी 1000 विपत्ति पशु एक साथ 3 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है, जिससे उन्हें बाहरी दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा और अन्य ऊर्जाओं को अवशोषित करने से रोका जा सकता है। कौशल का उपयोग करने से केवल उनके शरीर में मूल रूप से संग्रहित ऊर्जा का ही उपभोग होता है। 5। जीवनकाल का विपत्ति पृथ्वी श्रेणी: इस विपत्ति के तहत 1000 विपत्ति पशु हर 7 दिनों में जन्म, युवावस्था से दुर्बलता और आसन मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरेगा। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। एक पुरानी विपत्ति अभी अभी समाप्त हुई थी और एक नई विपत्ति आ पड़ी थी। लुओ चेन अवाक रह गया, क्या 1000 विपत्तियों वाले राक्षस को थोड़ा आराम भी नहीं मिल सकता था? हालांकि 1000 विपत्तियों वाले राक्षस को जिन विपत्तियों का सामना करना पड़ा, वे किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं थीं। जबकि लुओ चेन मन ही मन शिकायत कर रहा था।
1000 विपत्तियों वाले राक्षस का शरीर, जो मूल रूप से आधा मीटर लंबा था, लगातार सिकुड़ता रहा, तब तक सिकुड़ता रहा जब तक कि वह अपने जन्म के समय के आकार का नहीं हो गया। पहले से एकमात्र अंतर इसकी दिखने में शानदार फर ही होनी चाहिए। बानमो ने कुछ दुख के साथ 1000 विपत्ति वाले राक्षस के कमजोर रूप को जमीन से उठाया, लेकिन 1000 विपत्ति वाले राक्षस की आंखें साफ थीं, इसलिए ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी स्मृति और बुद्धि सफलतापूर्वक बरकरार रखी गई होगी। ये थोड़ा बेहतर था, कम से कम बानमो को इसे बार बार कुछ जीवनशैली की आदतों और किन चीजों को खाया जा सकता है और किन चीजों को नहीं, इसके बारे में सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि 1000 विपत्तियों वाले राक्षस को शुरुआत से लेकर अब तक जिन विपत्तियों का सामना करना पड़ा, वे विचित्र थीं, लेकिन उनसे उत्पन्न कौशल बहुत शक्तिशाली थे। इसके बाद लुओ चेन ने स्काई प्रोफाउंड मायरीड स्पिरिट बैट की वर्तमान स्थिति, किंग बीस्ट 4 स्टार को देखा, और उसके शरीर पर कोई असामान्य लक्षण नहीं थे। वह ऊपर उठा और आकाश के गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, अच्छा काम करते रहो। उन्हें आकाश के गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ से एक शर्मीली मुस्कान मिली। लुओ चेन ने बानमो की ओर देखते हुए कहा, क्या तुमने अपने तीसरे जानवर के लिए कोई लक्ष्य तय किया है? बानमो थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने सिर हिलाया। वह अब भारी कर्ज में डूबा हुआ था, तो उसके पास एक जानवर खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे कैसे हो सकते थे? इसके अलावा, दुकान में विभिन्न शक्तिशाली जानवरों को देखने के बाद, वह वास्तव में बाहरी दुनिया से पकड़े गए उन साधारण जानवरों को देखने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने इतने लंबे समय तक अपने तीसरे जानवर के साथ अनुबंध नहीं किया था। तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? जैसे ही लुओ चेन बोल रहा था, लुओ चेन के पीछे से एक पतला, सुनहरे रंग का बार्ड ड्रैगन जैसा जानवर आकाश में उड़ गया। सेलेस्टियल गोल्डन स्केल ड्रैगन गोल्डन रिच कोई से विकसित हुआ है और इसमें 6 अर्थ ग्रेड स्किल और 2 प्रोफाउंड ग्रेड स्किल हैं। ये वर्तमान में किंग बीस्ट 3 स्टार स्तर पर है। बेशक, एक चीज जिसमें यह आपके स्काई प्रोफाउंड मायरीड स्पिरिट बैट से तुलना नहीं कर सकता, वह ये है कि इसमें स्यूडो हेवन ग्रेड नहीं है। कौशल। लुओ चेन ने जो बात नहीं कही, वह ये थी कि यद्यपि इसमें छद्म स्वर्ग श्रेणी नहीं थी। कौशल, दिव्य स्वर्णिम तराजू वाला ड्रैगन ये प्रजाति बाढ़ के अजगर जैसे जीवों की शीर्ष श्रेणी में आती थी। बानमो को लुओ चेन के इस बयान से कोई आपत्ति नहीं थी कि इसमें स्यूडो हेवन ग्रेड नहीं है। कौशल, छद्म स्वर्ग श्रेणी के जानवरों के रूप में ये कौशल स्वभाव से ही दुर्लभ थे और इन्हें प्राप्त करना मुश्किल था। वहां मौजूद सभी प्राणियों में से, लुओ चेन के कुछ प्राणियों को छोड़कर, केवल यिन यांग 2 पंखों वाली तितली और उसके आकाश गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ के पास ही एक प्राणी था, है ना? बानमो ने 1000 विपत्तियों वाले जानवर को उसके पशु क्षेत्र में वापस भेज दिया और आकाश में सुनहरी रोशनी की ओर देखने लगा। निगलने के बाद उसने कहा, दुकानदार, मुझे कितना भुगतान करना होगा? इस बार दुकान में बिकने वाले 1000 इल्यूजन फ्लड ड्रैगन की कीमत 100.01 मिलियन स्पिरिट कॉइन है। ये सेलेस्टियल गोल्डन स्केल ड्रैगन उससे भी अधिक शक्तिशाली है। मैं आपको आंतरिक कर्मचारी मूल्य पर यह छूट दूंगा। मान लीजिए कि 90 मिलियन स्पिरिट कॉइन है, और यह बाद में आपके वेतन से काट लिया जाएगा। 90 मिलियन स्पिरिट कॉइन। बानमो का मौजूदा वेतन मात्र 10,000 स्पिरिट कॉइन प्रति माह था। वह अब शहर से बाहर कम ही जाता था, इसलिए अतिरिक्त आय अर्जित करना उसके लिए संभव नहीं था। इसके अलावा, उसके नियमित खर्चे और स्काई प्रोफाउंड मायरीड स्पिरिट बैट के लिए पिछला कर्ज भी बकाया था। बानमो ने अनुमान लगाया कि उसे लुओ चेन के लिए बिना खाए पिए 150 वर्षों से अधिक समय तक काम करना होगा। अगर उसे डेसोलेट बीस्ट में आगे बढ़ने के लिए फिर से लुओ चेन की मदद की जरूरत पड़ी, तो वह जीवन भर लुओ चेन का कर्मचारी ही रहेगा। हालांकि, लुओ चेन के लिए जीवन भर काम करना भी एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता था। तो, उसने आकाश के गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ जैसी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, दुकानदार। इसी क्षण, आकाश में मौजूद दिव्य स्वर्णिम तराजू वाला ड्रैगन सुनहरी रोशनी में परिवर्तित हो गया और सीधे नीचे की ओर आ गिरा। लुओ चेन ने बानमो को स्नेहपूर्वक याद दिलाया, हालांकि, आपको पहले इससे लड़ना पड़ सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्वर्गीय स्वर्णिम तराजू वाले ड्रैगन का विशाल सिर बानमो के सामने आ गया, और एक कुछ दबी हुई सी आवाज सुनाई दी। क्या आप ही वह व्यक्ति हैं जो मेरे साथ अनुबंध करना चाहते हैं?
बानमो ने अपने सामने मौजूद गोल्डन स्केल्स ड्रैगन के सिर को ध्यान से देखा और कुछ सावधानी से सिर हिलाया। दिव्य सुनहरे तराजू वाले ड्रैगन का पतला शरीर हवा में घूमा, फिर उसने कर्कश आवाज में कहा, तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा और मुझे दिखाना होगा कि तुम किस चीज से बने हो। आकाश की गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ बानमो के सामने आई, उसकी आंखें गंभीरता से आकाशीय सुनहरे तराजू वाले ड्रैगन को देख रही थीं। बानमो ने बाईं ओर एक कदम बढ़ाया, जिससे उसका आधा शरीर दिखाई दिया। यह मेरा मुख्य युद्ध पशु है। अगर तुम लड़ना चाहते हो, तो इसे ढूंढो। सेलेस्टियल गोल्डन स्केल ड्रैगन ने स्काई प्रोफाउंड मायरीड स्पिरिट बैट का जायजा लिया, उससे निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस किया और उसकी आंखें युद्ध के इरादे से भर गईं। आकाश की गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ ने आकाशीय स्वर्णिम स्केल ड्रैगन के शक्ति दमन से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। लुओ चेन के अभी कहे शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह लड़ाई बानमो के जानवरों में बड़े भाई के पद के लिए है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगाएगी। अगर तुम्हें लड़ना ही है, तो आसमान में जाओ। ये जगह तुम्हारे विनाश को सहन नहीं कर सकती। दोनों राक्षसों के बीच बढ़ते तनाव को देखकर लुओ चेन ने तुरंत उन्हें याद दिलाने के लिए बोलना शुरू कर दिया। मैं आकाश में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर दिव्य स्वर्णिम स्केल ड्रैगन ने अपने शरीर को घुमाते हुए लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक आकाश में उड़ान भरी। आकाश के गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ के पीठ पर लगे पंख हल्के से कान पे, और उसकी गति भी उतनी ही तेज थी, जिससे वह आकाशीय सुनहरे तराजू वाले ड्रैगन के बराबर की स्थिति में पहुंच गया। मूल रूप से किंग्यांग शहर द्वारा संघनित सूर्य की रोशनी से घिरा हुआ ये शहर लकड़ी के घर के ऊपर अचानक बादलों से घिर गया। आकाश से हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। इस धुंध भरे वातावरण में दिव्य सुनहरे रंग के स्केल वाले ड्रैगन ने धीरे से अपने शरीर को फैलाया। फिर उसने एक मोड़ लिया और उसकी पूंछ एक लंबे चाबुक की तरह स्काई प्रोफाउंड मायरीड स्पिरिट बैट पर जोर से प्रहार किया, जिसने अभी अभी अपना शरीर रोका था। इस समय स्काई प्रोफाउंड मायरीड स्पिरिट बैट अपनी जेड स्पिरिट अवस्था में था, जिसके सीने से लेकर पूरे शरीर तक जेड जैसा कवच फैला हुआ था। उसने अपनी भुजाओं को सामने की ओर सीधा रखा हुआ था, जिससे वह गोल्डन स्केल्स की पूंछ को रोक रहा था। टक्कर के कारण उसका शरीर भी पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन जब आकाशीय स्वर्ण स्केल ड्रैगन ने खुद को स्थिर कर लिया और आकाश के गहन असंख्य आत्मा चमगादड़ की तलाश की, तो उसने पाया कि वह दृष्टि से गायब हो गया था। जब वह अभी भी सोच ही रहा था, तभी उसके पेट से धातु के धातु से टकराने की एक तेज आवाज आई। कुछ समय बाद स्काई प्रोफाउंड मायरीड स्पिरिट बैट अपने पेट तक पहुंच चुका था, और उसकी पूरी त्वचा गहरे काले रंग की हो गई थी। इस समय यह अपने नुकीले पंजों से लगातार गोल्डन स्केल्स ड्रैगन के पेट पर हमला कर रहा था। हालांकि गोल्डन स्केल्स ड्रैगन के शल्क बहुत कठोर थे, लेकिन लगातार एक ही जगह पर हमला होने से वह भी इसे सहन नहीं कर सका। गोल्डन स्केल्स ड्रैगन ने पीछे हटकर वार से बचने की कोशिश की, फिर सुनहरी रोशनी की एक परत ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, और गोल्डन स्केल्स कवच ने उसे पूरी तरह से ढक लिया। फिर दोनों लगातार हवा में एक दूसरे से टकराते रहे, जिससे एक शानदार नजारा देखने को मिला। हालांकि दोनों पक्षों के बीच यह मौन सहमति थी कि युद्ध क्षेत्र को एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाए, ताकि जमीन पर मौजूद दर्शकों पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। ये लड़ाई लगभग आधे घंटे तक चली और दोनों पक्षों में से किसी ने भी पूरी तरह से विजेता का निर्धारण नहीं किया था। हालांकि जब स्काई प्रोफाउंड मायरीड स्पिरिट बैट के हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई, तो युद्ध का रुख पूरी तरह से बदल गया। दिव्य स्वर्णिम शल्क वाले ड्रैगन के शरीर से शल्क कटने लगे और आकाश से खून की बूंदें गिरने लगीं। हमेशा मितव्ययी रहने वाले लुओ चेन को स्वाभाविक रूप से ऐसी बर्बादी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने तुरंत लिटिल डॉट को आकाश से गिरते हुए शल्क और रक्त को इकट्ठा करने का आदेश दिया। 5 या 6 मिनट बाद सेलेस्टियल गोल्डन स्केल ड्रैगन को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि 4 सितारों के राजा जानवर के रूप में वह इस समय स्काई प्रोफाउंड मायरीड स्पिरिट बैट को हरा नहीं सकता था। अरे, अब और लड़ाई नहीं, अब और लड़ाई नहीं, तुम्हारी तलवार बहुत तेज है। उसके शरीर पर कई छोटे छोटे घाव होने के बावजूद उसकी गतिशीलता पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। वह सुनहरी रोशनी में बदल गया और तेजी से नीचे उतरने लगा, और बड़े ही सहज भाव से वह लकड़ी के घर के सामने फूलों की क्यारी के पास गया
और अंदर मौजूद घाटी के राजा की औषधीय सुगंध वाली लिली पर 2 बार दहाड़ा, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं था। वैली किंग के औषधीय सुगंध वाले लिली के पत्तों से पन्ना रंग के तरल की कुछ बूंदें टपक कर गोल्डन स्केल्स ड्रैगन के शरीर पर गिरी और उसके घाव जल्दी ही लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए। फिर गोल्डन स्केल्स ड्रैगन बानमो के पास पहुंचा और उग्र स्वर में बोला, अनुबंध करो इंसान। बानमो ने लुओ चेन की ओर देखा और उसकी सहमति मिलने के बाद उसने ठीक है कहा और फिर अपनी हथेली को दिव्य सुनहरे तराजू वाले ड्रैगन के माथे के बीचों बीच रख दी। उसकी मानसिक शक्ति उसकी हथेली के माध्यम से दिव्य स्वर्णिम स्केल ड्रैगन की चेतना की दुनिया में प्रवेश कर गई और उसने वहां अपनी छाप छोड़ने का प्रयास किया। सेलेस्टियल गोल्डन स्केल ड्रैगन के सहयोग से दोनों के बीच अनुबंध की प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से संपन्न हुई। कुछ ही समय में सेलेस्टियल गोल्डन स्केल ड्रैगन सफलतापूर्वक बानमो का तीसरा साथी बन गया। लुओ चेन का घर लौटने का मिशन अब पूरा हो चुका था। हालांकि लुओ चेन ने उस छोटे से लकड़ी के घर में एक रात आराम करने की योजना बनाई थी। आखिरकार परिवार के साथ मिलन का यह एक दुर्लभ अवसर था। वैसे वह 3 सिर वाला चांदी का बर्फीला सर्प कहाँ फेंका गया था? नन्हा सा रोएंदार जीव अपनी 5 पूंछें पीछे की ओर हिलाता हुआ, अपना पंजा उठाता हुआ, झील की तलहटी की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दिया। उसके मुंह से एक बचकानी सी आवाज निकली। क्या ये जल प्रकार का जीव नहीं है? इसके सामने आने के बाद हमने इसे झील की तलहटी में फेंक दिया। लिटिल फरबॉल के वर्णन के अनुसार ये प्रक्रिया थोड़ी हिंसक प्रतीत हुई। हालांकि इस झील में कई प्रकार के जीव जंतु थे, लेकिन एक भी जंगली श्रेणी का जीव नहीं था। भले ही 3 सिर वाले चांदी के बर्फीले सर्प की शारीरिक स्थिति अच्छी न हो, फिर भी उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना चाहिए, इसलिए लुओ चेन ने उसके ठिकाने पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। किंगयांग शहर में कभी रात नहीं होती थी। आकाश और पृथ्वी के बीच गिरती बर्फ का सामना करने के लिए सुनहरे पैटर्न वाले नीले जेड लुवान द्वारा निर्मित किंगयांग को लगातार आकाश में ऊंचा लटका रहना पड़ता था। जब उसका टर्मिनल लगातार बजता रहा और लुओ चेन ने देखा कि मू शिंगजियाओ उसे याद दिलाने के लिए फोन कर रही थी, तब उसे एहसास हुआ कि वह किंगयांग शहर में 13 घंटे से है। अब दुकान खोलने और इल्यूजन वर्ल्ड में सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले ग्राहकों को जानवरों को सौंपने का समय आ गया था। लुओ चेन ने अंगड़ाई ली, पास में खेल रहे लिटिल फरबॉल और लिटिल डॉट को वापस बुलाया और जाने ही वाली थी। लेकिन तभी अचानक कयिन स्पिरिट किंग स्पैरो प्रकट हुआ और उसने लुओ चेन का रास्ता रोक दिया। दुकानदार जी, इस बार जब आप जाएं तो मुझे भी अपने साथ ले जाएं। आप क्या करना चाहते हैं? क्या यहाँ खाली बैठे रहना असहज है? बेशक यह आरामदायक है, अगर संभव हो तो। ये बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता, ठीक है? कायिन स्पिरिट किंग गौरैया ने मन ही मन शिकायत की। लेकिन इस दौरान लुओ चेन चेनयांग पेटस्टो की शाखा में रह रहा था, जिससे कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो के दिल में अभूतपूर्व संकट की भावना पैदा हो गई। कौन जाने वह मरी हुई मछली उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करे, और वह दुकानदार पर आलसी और पेटू होने की छाप तो छोड़ ही नहीं सकती। इस दुकान के पहले संरक्षक जानवर के रूप में मैं शाखा को व्यस्तता में डूबते हुए बिना कुछ किए कैसे देख सकता हूँ? दुकानदार की चिंताओं में भागीदार होना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए दुकानदार कृपया मुझे अपने साथ ले चलें। लुओ चेन ने कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो की बेहद गंभीर आंखों को देखा और अचानक उसके मन में गहरा संदेह पैदा हो गया। क्या इस दौरान कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो का स्वभाव बदल गया था? तुम इतने आत्म जागरूक कब हो गए? तुमने ये किससे सीखा? मुझे वास्तव में उन्हें ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। स्पष्ट रूप से कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो के चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी। दुकानदार, आपकी रूढ़िवादिता अच्छी नहीं है। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं उस मृत मू शिंगजियाओ से कहीं बेहतर प्रदर्शन करूंगा। लुओ चेन ने आत्मविश्वास से भरे कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो को देखा, उसकी आंखों में एक मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कौन इस दुकान का पहला संरक्षक जानवर बन सकता है। कायिन स्पिरिट किंग गौरैया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए उत्साह से लुओ चेन के पीछे पीछे चलना शुरू किया। वह देखना चाहती थी कि शाखा कैसी है। अंतरिक्ष द्वार से गुजरते हुए वे शाखा में पहुंच गए।
दोनों जानवरों के बीच बोले गए पहले शब्दों ने लुओ चेन को कुछ हद तक ये संदेह करने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसका निर्णय गलत था। बेवकूफ पक्षी, बदबूदार कीड़ा। हालांकि चूंकि लुओ चेन अभी भी दोनों जानवरों के बीच में था, इसलिए उन्होंने केवल एक मौखिक कटाक्ष किया और फिर मौन रूप से बोलना बंद कर दिया, इसके बजाय एक दूसरे को शत्रुतापूर्ण निगाहों से घूरने लगे। लुओ चेन ने अपनी भौहों को हल्के से दबाया और उनके बीच अचानक पैदा हुई इस अकथनीय शत्रुता को लेकर वह काफी असहाय महसूस कर रहा था। तो काइन स्पिरिट किंग स्पैरो, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वापस भेज दूं? थाउजेंड एल्यूजन फ्लड ड्रैगन, क्या आप अब और सैर पर नहीं जाना चाहते? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? काइन स्पिरिट किंग स्पैरो और थाउजेंड एल्यूजन फ्लड ड्रैगन से क्रमशः दो अलग अलग आवाजें सुनाई दी। तो फिर ईमानदारी से अपना काम करो। मुझे तुम दोनों को आपस में झगड़ते हुए मत देखना, वरना तुम दोनों को बराबर सजा मिलेगी। लुओ चेन जानता था कि उसकी व्यवस्थाओं के बावजूद वह उन दोनों को पूरी तरह से सुलह नहीं करा सकता था, लेकिन वे कम से कम उसके सामने एक नाटक तो कर ही सकते थे। निश्चित रूप से, लुओ चेन की धमकी के बाद दोनों जानवरों ने तुरंत एक दूसरे से अपनी निगाहें हटा ली, मानो वे एक दूसरे के अस्तित्व को ही न पहचानते हों। लगभग 8 बज चुके थे और लुओ चेन ने नीलाम किए गए जानवरों को उनके संबंधित पिंजरों में रख दिया। इन कार्यों को पूरा करने के बाद समय लगभग सही था। हजार मायावी बार्ड ड्रैगन, जाओ दरवाजा खोलो। फिर वाउचर के अनुसार संबंधित जानवरों को पहुंचा दो। याद रखना, आज 3 मेहमान विशेष वाउचर लेकर आए हैं। जब आप उनसे मिलेंगे तो काइन स्पिरिट किंग स्पैरो उन्हें मेरे पास ऊपर ले आएंगे। क्या आपको याद है? याद आ गई। मानो प्रतिस्पर्धा कर रहे हों, दोनों जानवरों ने असाधारण रूप से ऊंची आवाज में जवाब दिया। काइन स्पिरिट किंग स्पैरो ने पहले भी लुओ चेन के जानवरों को लाने का काम संभाला था और वह काफी अनुभवी था। आगे का दृश्य संभवतः अराजक होता, इसलिए लुओ चेन सीधे दूसरी मंजिल पर चला गया। नवयुग कैलेंडर 552, 19 सितंबर। राजधानी शहर में स्थित चेन्यांग पेट स्टोर भी उसी दिन आम जनता के लिए खोला गया था। बेशक, लुओ चेन ने लियांगलिन के लिए पहले किए गए जानवरों के प्रजनन को ध्यान में नहीं रखा था। चरमराहट, जैसे कि प्रामाणिकता का आभास देने के लिए पालतू जानवरों की दुकान के सिस्टम नवीनीकृत मुख्य दरवाजे से खुलने और बंद होने पर हमेशा एक अजीब सी कर्कश आवाज आती थी। हजार मायावी बार्ड ड्रैगन और कायिन आत्मा राजा गौरैया दो द्वार देवताओं की तरह दोनों ओर खड़े थे और दरवाजे के बाहर जमा भीड़ को सख्ती से देख रहे थे। अनुमान के मुताबिक प्रवेश द्वार पर ही सैकड़ों लोग जमा थे और उनमें से अधिकांश ने बेहद आलीशान कपड़े पहने हुए थे, जो धनी और प्रभावशाली प्रतीत हो रहे थे। यदि राजधानी के स्थानीय निवासी ध्यान से देखें, तो उन्हें उनमें कई मशहूर हस्तियां भी नजर आ सकती हैं। हालांकि वहां काफी लोग मौजूद थे, लेकिन ज्यादा शोर नहीं था, इसलिए दुकान का दरवाजा खुलते ही सबका ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया। हजार मायावी बार्ड ड्रैगन ने अपने सामने मौजूद विशाल भीड़ को देखा और हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इस बार दुकान में बिके जानवरों की कुल संख्या 100 से भी कम थी। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था कि सैकड़ों लोग एक साथ बीस्ट्स को उठा रहे हों। हालांकि अनुभवी कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो ने इन लोगों की पहचान की परवाह नहीं की और तुरंत घोषणा की, केवल बीस्ट कलेक्शन वाउचर वाले ही स्टोर में प्रवेश करके अपना बीस्ट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सभी कृपया दरवाजे के बाहर प्रतीक्षा करें। राजधानी में ऐसी दुकानें आम थीं जहां जानवरों को सेवा कर्मचारियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन राजा रैंक वाले जानवर जो मानव भाषा बोल सकते थे, वे बहुत दुर्लभ थे। थोड़ी देर के आश्चर्य के बाद भीड़ में सत्य की आंख की प्रतिभा वाले ब्रीडर भी मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत दोनों जानवरों की जानकारी को स्कैन किया। कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो की बातें सुनकर प्रवेश द्वार के पास मौजूद भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला, जो काफी बूढ़ा लग रहा था। मैं वांग तियानकुओ हूँ, एक 9 लूना ब्राइट मून ब्रीडर। इस दुकान की प्रतिष्ठा के बारे में सुनकर मैं आज इसके मालिक से मिलने आया हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे दुकान प्रबंधक से मिलने का अवसर मिलेगा। कायिन स्पिरिट किंग गौरैया ने अपने पंखों को अपने किनारों से सटा लिया और शांतिपूर्वक वांग तियानकुओ की ओर देखा, जिसने सबसे पहले बात की थी। क्या आपके पास बीस्ट लेने के लिए कोई वाउचर है, या मेरे स्टोर मैनेजर से मिलने के लिए कोई अन्य वाउचर है?
यह वांग तियानकुओ ने अफसोस से सिर हिलाया। नहीं, मैं जल्दी में आया था, लेकिन साथी ब्रीडर होने के नाते मुझे लगता है कि आपके स्टोर मैनेजर मिलने के अनुरोध को मना नहीं करेंगे। कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो को बोलने का यह अत्यधिक औपचारिक तरीका पसंद नहीं आया, और लुओ चेन ने कहा था कि वो केवल विशेष वाउचर के साथ ही तीनों से मिलेंगे। इसलिए कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो ने वांग तियानकुओ के अनुरोध को तुरंत अस्वीकार कर दिया। फिर आप उसे नहीं देख पाएंगे। अगला, किसी कुलीन पशुपालक के साथ दो राक्षसों द्वारा ऐसा व्यवहार कब किया गया था? उन दोनों राक्षसों के बारे में जानकारी देखने और यह जानने के बावजूद कि वे दोनों अद्वितीय थे, ये व्यवहार अस्वीकार्य था। मैं एक मानव प्रजनक हूँ। दुकान सहायक के रूप में काम करने वाले दो मामूली जानवर इतने असभ्य कैसे हो सकते हैं? क्या इस आदमी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो और थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन ने एक दूसरे की ओर देखा, और आश्चर्यजनक रूप से दोनों के मन में एक ही समय में एक ही विचार आया। हजार मायावी बार्ड ड्रैगन का सिर आगे की ओर बढ़ा। कोई वाउचर नहीं, चाहे तुम कुछ भी हो, तुम दुकान में प्रवेश नहीं कर सकते। उसकी अनदेखी करते हुए कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो ने बाकी लोगों को पुकारा, जिनके पास वाउचर हैं, जल्दी करें और उन्हें याद रखें। कृपया, जिनके पास वाउचर नहीं है, वे रास्ता दें। वांग तियानकुओ उन दोनों जानवरों के बर्ताव से इतना क्रोधित हो गया कि मानो फट पड़ा। शाबाश, शाबाश, शाबाश! तुम दोनों जानवर मुझे इस तरह धमकाने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हारी ये दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बस देखते रहो। अपनी धमकी देने के बाद वह पीछे मुड़े बिना चला गया। वाउचर वाले ग्राहकों को स्टोर में ले जाते हुए थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो के करीब झुककर फुसफुसाया। उस आदमी का कुछ बैकग्राउंड लगता है। हमें स्टोर मैनेजर के लिए परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए थी, है ना? कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो ने थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन को तिरछी नजर से देखा। डरपोक, बस वही करो जो स्टोर मैनेजर ने तुम्हें करने को कहा है। वैसे भी स्टोर मैनेजर सब कुछ संभाल लेगा, तो तुम किस बात से डर रहे हो? पहली बार थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन ने कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो को कोई जवाब नहीं दिया, और उसी समय उसने मन ही मन सोचा, आपके शब्द ही काफी हैं। जब स्टोर मैनेजर हम पर दोष लगाएगा, तो मैं कहूंगा कि यह कायिन स्पिरिट किंग स्पैरो का विचार था। बिल्कुल सही। प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में लोग जमा होने के बावजूद ली विनहाउ ने किसी तरह ये सुनिश्चित कर लिया कि कोई भी मीडिया रिपोर्टर वहां न पहुंचे। भीड़ में से लगभग आधे लोग दुकान में दाखिल हुए। प्रवेश द्वार पर स्थित कैशियर काउंटर पर थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन जानकारी दर्ज करने का काम कर रहा था। कायिन स्पिरिट किंग गौरैया लगातार इधर उधर उड़ती रही और उन्हें संबंधित जीव सौंपती रही। इस तरह के सहयोग से कार्यकुशलता आश्चर्यजनक रूप से उच्च थी। हालांकि साइट पर मौजूद अधिकांश ग्राहक अपने बहुप्रतीक्षित बीस्ट्स को प्राप्त करने के तुरंत बाद वहां से नहीं गए। इसके बजाय वे दुकान में इधर उधर घूमने लगे। कुछ लोग किसी चीज का इंतजार करते हुए प्रतीत हो रहे थे, जबकि अन्य लोग दुकान का इस तरह से भ्रमण कर रहे थे मानो वे किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल का दौरा कर रहे हों। काफी समय बाद आखिरकार किसी ने ये पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या हम, वे ग्राहक जिन्होंने सफलतापूर्वक बीस्ट्स खरीदा है, स्टोर मैनेजर से मिल भी नहीं सकते? थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन ने कुछ अजीबोगरीब ढंग से पलटकर पूछा, क्या आपके सभी जानवर आपको सौंप नहीं दिए गए हैं? आप हमारे स्टोर मैनेजर से मिलने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? सवाल पूछने वाला व्यक्ति शायद पहली बार किसी इतने अड़ियल दुकानदार को देखकर शर्म से लाल हो गया और कोई कारण नहीं बता सका। अन्य ग्राहक, जो ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने भी नीचे की ओर देखा, मानो वे कुछ क्षण पहले तक थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन को घूर नहीं रहे थे और उत्सुकता से उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, एक ऐसे स्टोर से जो इतने सारे बेहद दुर्लभ जानवरों को बेचता है, ये समझ में आता है कि इसमें कुछ अनोखी शैलियां और नियम होंगे। चांग ग्विहिंग ने अजीब तरह से शांत दुकान को देखा और मन ही मन मुस्कुराया, ये देखकर कि फिलहाल कोई भी थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन में पंजीकरण कराने और जानवरों को इकट्ठा करने नहीं जा रहा था। इसके बाद उसने स्वयं आगे बढ़कर थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन को निरीक्षण के लिए अपना वाउचर प्रस्तुत किया, साथ ही यह संदेश भी दिया कि स्टोर में सबसे अधिक खर्च राशि उसी की थी। हजार मायावी बार्ड ड्रैगन ने चांग ग्विहिंग को चमकती आंखों से देखा।
स्टोर मैनेजर ने जिन 3 ग्राहकों के पास विशेष वाउचर होने की बात कही थी, उनमें से एक यही था, है ना? चांग ग्विहिंग के जानवर को लाने के लिए काइयिन स्पिरिट किंग स्पैरो को सूचित करने के बजाय उसने उत्साहपूर्वक कहा, हमारे स्टोर मैनेजर आपको दूसरी मंजिल पर आमंत्रित करते हैं। कृपया मेरे साथ आइए। चांग ग्विहिंग एक पल के लिए रुका, फिर उसे समझ आया। ऐसा लगता था कि लुओ चेन केवल कुछ चुनिंदा ग्राहकों से ही मिलता था जो विशेष शर्तों को पूरा करते थे, जैसे कि वे लोग जो बहुत पैसा खर्च करते थे। हालांकि उन्होंने अंततः थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन पर बोली नहीं लगाई, लेकिन उनके द्वारा खरीदे गए जानवरों की संख्या काफी अधिक थी, इसलिए उनकी खर्च की गई राशि सबसे अधिक थी। चांग ग्विहिंग ने थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन को सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर अन्य ग्राहकों की उत्सुक निगाहों के बीच से होते हुए दुकान के अंदरूनी हिस्से की ओर चल पड़ा। वह क्या करने वाला है? एक ग्राहक ने काइयिन स्पिरिट किंग स्पैरो से पूछा। वह स्टोर मैनेजर से मिलने जा रहा है, काइयिन स्पिरिट किंग स्पैरो ने एक नज़र में ही समझकर जवाब दिया। फिर ग्राहक के अगला सवाल पूछने से पहले ही उसने पहले से ही कह दिया, इस बार सबसे ज्यादा खर्च करने वाले 3 लोगों में से एक वह है। अगर आप भी उनमें से एक होते, तो मैं आपको भी स्टोर मैनेजर से मिलवा देता। काइयिन स्पिरिट किंग स्पैरो की बातें सुनकर पूछताछ करने वाले ग्राहक का चेहरा तुरंत मुरझा गया। खैर, हालांकि उसके पास कुछ पूंजी भी थी और उसे दूसरी पीढ़ी का धनी माना जाता था, लेकिन वो करोड़ों स्पिरिट कॉइन भी जुटा नहीं सका, इसलिए इस बार खर्च के मामले में वह शीर्ष 10 में भी जगह नहीं बना पाया। चेन्यांग पेट स्टोर शाखा, दूसरी मंजिल। लुओ चेन ने अभी अभी एक औषधि का मिश्रण पूरा किया ही था कि उसे 1000 मायावी बार्ड ड्रैगन की आवाज सुनाई दी। स्टोर मैनेजर, मैं विशेष वाउचर वाले ग्राहक को लेकर आया हूँ। लुओ चेन ने अपने सामने उड़ रहे एक आध्यात्मिक जीव, गोल्डन विंग्ड बटरफ्लाई को औषधि पिलाई और फिर 1000 मायावी बार्ड ड्रैगन द्वारा बताए गए विशेष वाउचर वाले ग्राहक की ओर देखा। चांग ग्विहिंग। जब लुओ चेन ने उस नाम को पुकारा तो उसकी आवाज अनिश्चितता से भरी हुई थी, क्योंकि उसके सामने वाला व्यक्ति बहुत बदल गया था। जब वे किंगयांग शहर में मिले थे, उसकी तुलना में चांग ग्विहिंग अब निस्संदेह काफी दुबला हो गया था। उनका गोल मटोल शरीर कुछ हद तक पतला हो गया था और उनके चेहरे पर भी कुछ कोनियता आ गई थी, जिससे वे काफी अधिक परिपक्व दिखने लगे थे। जी हाँ, मैं ही हूँ। बहुत दिनों बाद मिले। अरे, बहुत दिनों बाद मिले। तुम इतना बदल गए हो कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। चांग ग्विहिंग ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, असल में मेरा मोटापा ऊर्जा संचय के कारण था। अब जब मेरी साधना में सुधार हुआ है, तो वह वसा स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। तो बात कुछ ऐसी है। लुओ चेन ने सोच विचार करते हुए कहा। लेकिन ये तो तुम हो। हमारी मुलाकात को कितना समय हो गया है, और तुम इतनी जल्दी वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर बन गए हो। चांग ग्विहिंग वर्तमान में 9 सितारा राजा रैंक का सैनिक था। बीस्ट मास्टर। हालांकि उनकी साधना का स्तर लुओ चेन से एक प्रमुख स्तर नीचे था, फिर भी उन्होंने लुओ चेन के प्रति अपने रवैये में कोई अंतर नहीं दिखाया। पहले की तरह ही, भले ही उसकी साधना का स्तर लुओ चेन से अधिक था, फिर भी वो उसे एक मित्र की तरह ही मानता था। किस्मत, सब किस्मत की बात है। लुओ चेन ने विनम्रता से कहा। ऐसा लगता है कि आप भी वाइल्ड रैंक में प्रवेश करने के कगार पर हैं, है ना? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? किंग रैंक 9 स्टॉर्स एक निर्णायक मोड़ है, कोई नहीं जानता कि वे इसे कब पार कर पाएंगे। अगर किस्मत अच्छी रही तो ज्यादा समय नहीं लगेगा और वे किसी तरह काम चला लेंगे। अगर किस्मत खराब रही तो वे पूरी जिंदगी इसी दायरे में भटकते रह सकते हैं। लुओ चेन 9 सितारा राजा रैंक पर ज्यादा समय तक नहीं रहा था, इसलिए उसे इस स्तर को पार करने की कठिनाई की गहरी समझ नहीं थी। इस बार आप सबसे बड़े ग्राहक हैं। कैसा रहेगा अगर मैं आपकी गाड़ी बीस्ट पर एक नजर डालूं? लुओ चेन के सुझाव को मानते हुए चांग ग्विहिंग ने खुशी खुशी 2 जानवरों को बुलाया। मूनस्टार स्पिरिट, जो एक इंसान की तरह दिखती थी, और थाउजेंड लेक फॉर्चून व्हील, जिसका आकार कुछ हद तक विचित्र तारे के छल्ले जैसा था। लुओ चेन ने सत्य की आंख का उपयोग करके दोनों जानवरों की जानकारी देखने के बाद चांग ग्विहिंग को एक बहुत ही जटिल भाव से देखा। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो लंबे समय से जानता था कि इस बच्चे की पहचान असाधारण है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी असाधारण होगी।
इन जीवों के बारे में मिली जानकारी उन 2 जीवों से कम प्रभावशाली नहीं थी जिन्हें उसने अपने छोटे भाई और बानमो के लिए पाला था। क्या ये बच्चा भी सिस्टम यूजर हो सकता है? विषम संख्याएं बदलती हैं, सम संख्याएं नहीं बदलती। चांग ग्विहिंग, क्या खांसी खांसी? कुछ नहीं, बस मेरे गृहनगर की एक कहावत है। मैंने देख लिया है, मैं आपकी मूनस्टार स्पिरिट को विकसित करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन 1000 लेक फॉर्चून व्हील को नहीं। क्या इसे खेती के दौरान जोड़ा जा सकता है? चांग ग्विहिंग के हाथ में एक चमकीला और गर्म प्रतीक प्रकट हुआ। ये सूर्य प्रतीक है। मैं इसे चंद्र तारा आत्मा के साथ मिलाना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये संभव है। मूनस्टार स्पिरिट में स्वयं प्रकाश से जुड़ी 2 शक्तियां थीं, तारों का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश। सूर्य को जोड़ना काफी तर्कसंगत प्रतीत हुआ। स्पष्टतः चांग ग्विहिंग ने इस प्रतीक को जोड़ने के सुझाव पर गहन विचार किया था, और सैद्धांतिक विश्लेषण से यह काफी व्यवहार्य प्रतीत होता था। हम कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सफलता की संभावना बहुत अधिक है। चांग ग्विहिंग ने इधर उधर देखा और पूछा, क्या हमें यहीं से शुरू करना चाहिए? लुओ चेन ने एक पल सोचा, मानो कोई निर्णय ले रहा हो, फिर उठकर एक तरफ चला गया। मेरे पीछे आओ। चांग ग्विहिंग को कुछ समझ नहीं आया और वह लुओ चेन के पीछे पीछे दुकान की दूसरी मंजिल पर चला गया। लुओ चेन ने दीवार पर बने दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे से गुजरा, चांग ग्विहिंग ने स्पष्ट रूप से स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस किया। इससे संकेत मिलता है कि इस दरवाजे के आगे और पीछे के बीच की दूरी बहुत अधिक रही होगी। हालांकि उन्हें अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने आसपास के वातावरण को बड़ी दिलचस्पी से देखा। ये किसी कमरे के अंदर होना चाहिए था। जगह बहुत बड़ी नहीं थी, और कमरे के एक तरफ कई ध्यान करने वाले कुशन रखे हुए थे। उसके सामने 3 ऊर्ध्वाधर प्रकाश द्वार थे। वह इन प्रकाश द्वारों से भली भांति परिचित था। ये तो बस गुप्त लोकों के प्रवेश द्वार थे। अब उसे लुओ चेन के विचार की सामान्य समझ हो गई थी। वह शायद किसी गुप्त लोक में अपने पशुवत जीव का विकास करना चाहता था। लुओ चेन उसे बीच वाले दरवाजे से अंदर ले गया। एक और जगह पार करते ही उसकी दृष्टि अचानक खुल गई। यहाँ का स्थान काफी बड़ा था, और आसपास की मुक्त रूप से प्रवाहित होने वाली तारामयी ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। ये वास्तव में चंद्र तारा आत्मा की साधना के लिए बहुत उपयुक्त प्रतीत होता था। हालांकि वह स्थान खाली था, और हवा में मौजूद ऊर्जा की प्रचुरता के आधार पर ही चांग ग्विहिंग ये निर्धारित नहीं कर सका कि वह स्थान किस गुप्त क्षेत्र का था। लेकिन अब बाह्य जगत में राजा श्रेणी के जानवरों से नीचे के गुप्त लोक पहले ही बिखरकर पृथ्वी तारे में विलीन हो चुके थे, जबकि यह गुप्त लोक नहीं बिखरा था। इससे संकेत मिलता है कि इस गुप्त लोक की श्रेणी बहुत कम नहीं होनी चाहिए। स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे में प्रवेश करते हुए लुओ चेन प्रकाश द्वार से कुछ ही दूरी पर रुक गया। चलो यही करते हैं। चांग ग्विहिंग के कंधे पर बैठी और उसके बालों से खेल रही मूनस्टार स्पिरिट ने ये सुना और अपने छोटे हाथों को रगड़ते हुए लुओ चेन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। द किंग रैंक 9 स्टॉर्स मूनस्टार स्पिरिट अभी भी 30 से 40 सेंटीमीटर ही लंबी थी, मानो कोई चीनी मिट्टी की गुड़िया हो। जन्म के समय की तुलना में उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया था। जाति मूनस्टार स्पिरिट। रैंक राजा, रैंक 9 सितारे। प्रकार प्रकाश का प्रकार, चांदनी तारों की रोशनी। अवस्था प्रतीक्षित, परिचित। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 स्टारलाइट फॉल प्रोफाउंड ग्रेड। 2 स्टार बर्स्ट अर्थ ग्रेड। 3 चंद्रमा मार्गदर्शन तारा सक्रियण पृथ्वी स्तर। 4 कॉल मून टेक्निक अर्थ ग्रेड। 5 महिमा में सराबोर गहन श्रेणी। 6 तारकीय क्षेत्र पृथ्वी स्तर। 7 स्टारडस्ट अर्थ ग्रेड। विकास पथ 1 मूनस्टार स्पिरिट, स्टार मून स्पिरिट लॉर्ड। 2 मूनस्टार स्पिरिट, 3 प्रकाश सच्चे भगवान। चूंकि चांग ग्विहिंग इस अवसर का उपयोग मूनस्टार स्पिरिट को एक रूल रून के साथ फ्यूज करके वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर बनने के लिए करना चाहता था, तो दूसरा विकास पथ निस्संदेह उनके लिए सबसे उपयुक्त था। सूर्य, चंद्रमा और तारा प्रकार के 10-10 ऊर्जा पत्थर। ये मूनस्टार स्पिरिट को रूल रून के साथ जुड़ने के लिए आवश्यक सहायक सामग्रियां थीं। यदि उपयुक्त रूल रून मौजूद होते,
इन जीवों को वाइल्ड रैंक तक पहुंचाने के लिए आवश्यक सामग्रियां कभी कभी आसानी से मिल जाती थीं। बेशक, ये ऊर्जा पत्थर अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले होते थे जिन्हें पॉइंट स्टोर से खरीदा जाता था। लुओ चेन ने इन ऊर्जा पत्थरों को जमीन पर एक विशिष्ट पैटर्न में व्यवस्थित किया, जिससे बीच में एक बड़ा खाली स्थान बच गया। लुओ चेन ने मूनस्टार स्पिरिट से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। मूनस्टार स्पिरिट ने अपने बगल में खड़े चांग वेहेंग की ओर देखा और उसे सिर हिलाते हुए देखकर धीरे धीरे ऊर्जा पत्थर के निर्माण के केंद्र में चली गई। लुओ चेन ने ऊर्जा पत्थरों के भीतर की ऊर्जा को सक्रिय किया। प्रकाश की छोटी छोटी किरणें विभिन्न ऊर्जा पत्थरों के बीच आगे पीछे आने जाने लगी और अंत में केंद्र में आकर एक चमकदार प्रकाश की डिस्क का निर्माण किया। नियम चिन्ह। लुओ चेन की बातें सुनकर चांग वेहेंग ने रून रून को नियंत्रित करके लुओ चेन के पास आने का फैसला किया। उसे अपनी किस्मत को बेहतर बनाने के लिए 2 शुभ पशुओं को अपने साथ रखना चाहिए था, लेकिन इस विकास पथ को देखा जा सकता था और सफलता दर पहले से ही उच्च थी, इसलिए शायद इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लुओ चेन ने शासन प्रतीक पर नियंत्रण कर लिया और उसे मूनस्टार स्पिरिट के सिर के शीर्ष से उसके शरीर में स्थानांतरित कर दिया। फिर उसने शासन प्रतीक पर मौजूद शासन शक्ति को नियंत्रित करके उसे उसके पूरे शरीर में फैला दिया, जिससे मूनस्टार स्पिरिट का शरीर रूपांतरित हो गया। लुओ चेन की आंखें कसकर बंद थीं, इसलिए वह मूनस्टार स्पिरिट के बाहरी परिवर्तनों को नहीं देख सका, लेकिन चांग ग्वेहिंग, जो अवलोकन कर रहा था, ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। मूनस्टार स्पिरिट के शरीर पर लिपटी जालीदार पोशाक का रंग अचानक बदल गया और उसके हृदय में प्रकाश का एक चमकदार गोला प्रकट हुआ। और उसके सिर के ऊपर एक दिव्य प्रभामंडल प्रकट हुआ, जिस पर 3 छोटे गोले दिखाई दे रहे थे जो विभिन्न प्रकार की प्रकाश ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और धीरे धीरे उसके सिर को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी छाती में जगमगाता प्रकाश का गोला अचानक बुझ गया और फिर एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी ने उसके हृदय के स्थान से लेकर पूरे जालीदार वस्त्र की सतह को ढक लिया। कुछ देर बाद सुनहरी रोशनी धीरे धीरे जालीदार पोशाक में घुल गई, मानो जालीदार पोशाक के किनारों पर कुछ सुनहरे धागे कढ़ाई किए गए हों। मूनस्टार स्पिरिट के चारों ओर का वातावरण भी पहले से बहुत अलग था। एक रहस्यमय और खतरनाक आभा ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि ये दिखने में नाजुक सी लगने वाली जीव उतनी सरल नहीं है जितनी वह सतह पर दिखती है। इससे संकेत मिलता है कि मूनस्टार स्पिरिट का विकास पूरा हो चुका था। इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुए थे और यह बहुत शांत प्रतीत हो रहा था। हालांकि इसके भीतर निहित ऊर्जा और कौशल काफी अलग थे। जाति 3 प्रकाश सच्चे भगवान। रैंक वाइल्डनेस टियर 1 स्टार। प्रकार हल्का प्रकार। अवस्था कृतज्ञता उत्साह अजीब तरह से परिचित। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 स्टारलाइट फॉल प्रोफाउंड ग्रेड। अल्पविराम 8 3 प्रकाश छद्म स्वर्ग श्रेणी 3 प्रकाश का सच्चा स्वामी प्रकाश प्रकार के तत्वों के 3 गुणों को नियंत्रित करता है। सूर्य का प्रकाश, तारों का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश। वह इन तीनों गुणों से निर्मित कौशलों के विरुद्ध क्षति प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर सकता है। और वह 3 प्रकाश प्रकार के तत्वों के सम्मिलन या फैलाव को नियंत्रित करके आसपास के क्षेत्र पर चौतरफा हमला कर सकता है, या हमले की सीमा को बढ़ाने और अधिक शक्तिशाली भेदन क्षमता पैदा करने के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना सकता है। 9 सन ग्लोबन अर्थ ग्रेड 3 लाइट्स ट्रू लॉर्ड लक्ष्य क्षेत्र को घेरने के लिए एक आभासी सूर्य को बुलाता है, जो ढालों को अनदेखा करता है और लक्ष्य की त्वचा को लगातार जलाता है। 10 प्रकाश पलायन पृथ्वी स्तर, जहां प्रकाश पहुंच सकता है, वहां 3 प्रकाशों का सच्चा स्वामी भी पहुंच सकता है। वह अपने द्वारा छोड़े गए कौशल से उत्पन्न प्रकाश के पहुंचने पर तुरंत वहां पहुंच सकता है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। सफलतापूर्वक उन्नत हुए मूनस्टार स्पिरिट, जो अब 3 लाइट्स ट्रू लॉर्ड हैं, के पास 3 नए कौशल थे जो इतने आकर्षक नहीं लगते थे, वे अधिक व्यावहारिक होने चाहिए थे। हालांकि चांग वेहिंग इस समय आंखें बंद करके आगे बढ़ रहा था, इसलिए लुओ चेन सीधे उसे दरकिनार करके 3 लाइट्स ट्रू लॉर्ड से उसके सामने अपनी स्किल्स को रिलीज नहीं करवा सका। चांग वेहिंग की पदोन्नति का समय लियांग लिन की तुलना में काफी लंबा था और वह अभी अभी पदोन्नत हुआ है। लुओ चेन की निगाहों के सामने चांग वेहिंग के शरीर की अधिकांश चर्बी फिर से गायब हो गई।
उसका चेहरा, जो पहले बहुत नुकीला नहीं था, अब ऐसा हो गया मानो उसे चाकू और कुल्हाड़ी से तराशा गया हो। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी लंबाई काफी बढ़ गई है, क्योंकि उसकी पहले की उपयुक्त कमरबंद काफी हद तक सिकुड़ गई थी। लुओ चेन थोड़ा अवाक रह गया। तुम पतले तो हो गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारी लंबाई भी क्यों बढ़ गई? अब उसकी लंबाई का फायदा फिर से खत्म हो गया था। कुछ क्षण बाद चांग विहिंग धीरे धीरे जाग उठा, उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होता गया। कैसा महसूस कर रहे हो? लुओ चेन ने थोड़ी बेरुखी से यह सवाल पूछा। सबसे बड़ा बदलाव तो बाहरी तौर पर पहले ही स्पष्ट हो चुका था। ये सवाल पूछना महज एक औपचारिकता थी, अपनी चिंता व्यक्त करने का तरीका। चांग ग्विहिंग लुओ चेन के निष्क्रिय रवैये से थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए लुओ चेन के सवाल का जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद, ए चेन। लुओ चेन ने ताली बजाते हुए कहा, चूंकि तुम काफी अच्छे महसूस कर रहे हो, तो पशु साधना के लिए भुगतान कर दो। मैं तुम्हें उचित कीमत पर कुल 40 मिलियन स्पिरिट कॉइन दूंगा। वही जानी पहचानी खुशबू, वो अब भी वही पैसे के पीछे भागने वाला लुओ चेन था। चांग विहिंग ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी आदत हो गई हो। उसने अपने स्थानिक भंडारण से एक काला कार्ड निकाला और उसे लुओ चेन को सौंप दिया। चल दर कार्ड लेकर लुओ चेन और चांग विहिंग उसी रास्ते से वापस लौट गए जिससे वे आए थे। दूसरी मंजिल पर उनकी मुलाकात मू शिंगजियाओ के साथ साथ लुओ चेन के दो अन्य परिचितों से हुई। बड़े भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? मालिक जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? लुओ चेन और चांग विहिंग की ओर से दो बिल्कुल अलग अलग उपाधियां पुकारी गईं। क्या? लुओ चेन और चांग विहिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। यहाँ तक कि बुलाए गए ली वेनहाओ भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने कुछ उलझन भरी नजरों से चांग ग्विहिंग की ओर देखा। युवक, तुम कौन हो? मामा मास्टर, मैं हूँ ग्विहिंग। अपनी पहचान साबित करने के लिए चांग ग्विहिंग ने थाउजेंड लेक फॉर्चून व्हील को फिर से बुलाया, जिसे उसने पहले अपने बीस्ट स्पेस में संग्रहित किया था। इस अनोखे प्राणी को देखकर ली वेनहाउ ने चांग ग्विहिंग को ध्यान से देखा और पाया कि उसकी भौहें और आंखें वाकई जानी पहचानी लग रही थीं। लेकिन इतना बड़ा और गोल मटोल बच्चा आखिर इस रूप में कैसे आ गया? क्या तुम सचमुच ग्विहिंग हो? तुम्हारा मोटापा कहाँ गया? चांग ग्विहिंग की पहचान की पुष्टि करने के बाद ली वेनहाउ ने अविश्वास से चांग ग्विहिंग के चेहरे और बाहों को चुटकी से दबाया और थोड़ी सी खेद के साथ पूछा। चांग ग्विहिंग का चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा हुआ था। मालिक जी, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है? ली वेनहाउ के जवाब देने से पहले ही लुओ चेन ने अपना हाथ बढ़ाकर उन दोनों को अलग कर दिया जो एक दूसरे के करीब आ गए थे। एक पल रुकिए, मुझे पहले मौजूदा स्थिति को सुझाने दीजिए। लुओ चेन ने उन दोनों की ओर देखते हुए उनके बीच उंगली से इशारा करते हुए ली वेनहाउ से कहा, तुम कह रहे हो कि यह व्यक्ति चांग वेहिंग तुम्हारा भतीजा है, जिसका मतलब है कि वो हमारे सबसे बड़े भाई का बेटा है। सबसे बड़े भाई। अब चांग वेहिंग की बारी थी उलझन में पड़ने की। ली वेनहाउ ने सहजता से सिर हिलाया, फिर अपनी बाहें फैलाकर लुओ चेन और चांग वेहिंग को, जो एक एक करके दोनों ओर थे, अपनी ओर खींच लिया। मैं आपको मिलवाता हूँ, चांग ग्विहिंग, आपका इकलौता भतीजा। फिर उन्होंने चांग ग्विहिंग की ओर देखा और आगे कहा, लुओ चेन, आपके ग्रैंड मास्टर का नया शिष्य है, जो उसे आपका जूनियर अंकल मास्टर बनाता है। आप दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है, ज्यादा बातचीत करें। मुझे लगता है कि आप दोनों में बहुत कुछ समान होगा। लुओ चेन ने ली वेनहाउ के बाईं ओर हैरानी से देख रहे चांग वेहिंग की ओर देखा और अचानक मुस्कुराया। छोटे बड़े भतीजे, नमस्कार। उद्धरण चिन्ह। चांग वेहिंग ने बेजान हंसी हंसते हुए कहा, छोटे चाचा मालिक, नमस्कार। प्रश्न, आपका एक ऐसा मित्र जिसके साथ आप आमतौर पर अच्छे संबंध रखते हैं, अचानक आपका बड़ा बन जाता है। भविष्य में आप दोनों के बीच संबंध कैसे रहेंगे? चांग ग्विहिंग का दिमाग इस समय बेहद उलझन में था। उसे लगा कि उसे कुछ समय अकेले बिताने की जरूरत है। अरे हाँ, वैसे बड़े भाई, आप आज दुकान पर क्यों आए थे? मुझे हमारी दुकान का एक प्रमुख ग्राहक माना जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं एक बीस्ट लेने आया था। हालांकि उस वुड स्पिरिट ड्रैगन ने कहा कि मैं एक विशेष ग्राहक हूँ और मुझे यहाँ ले आया।
क्योंकि लुओ चेन द्वारा सभी स्कैन किए गए जानवरों को अपलोड करने के बाद उसने सभी मामलों को मायावी दुनिया के बुद्धिमान गृह स्वामी को सौंप दिया था। अंत में उसने केवल अंतिम लेनदेन राशि पर एक नजर डाली और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि बीस्ट्स को किसने खरीदा या उन्होंने कौन से बीस्ट्स खरीदे। इसलिए जिन 3 ग्राहकों को अंततः विशेष प्रमाण पत्र प्राप्त हुए, वे लुओ चेन के लिए कुछ हद तक अप्रत्याशित थे। तीसरा ग्राहक, जो चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था, वह भी लुओ चेन का परिचित था। मिस जियांग, क्या आप विशेष प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली तीसरी ग्राहक हैं? लुओ चेन को अपनी ओर संबोधित करते देख जियांग लियू झट से खड़ी हो गई और बोली, युवा स्वामी, मैंने तो बस कुछ ही जानवर खरीदे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं तीसरे सबसे ज्यादा खर्च करने वालों में कैसे आ गई। ठीक है, परिचितों का पुनर्मिलन। उसे नहीं पता था कि यह उसके लिए सौभाग्य की बात है या नहीं। तो क्या आप दोनों के पास ऐसे जानवर हैं जिन्हें विकसित होने की आवश्यकता है? ली वेनहाउ ने हाथ हिलाया। उसके चारों यांत्रिक प्रकार के जानवर जंगली स्तर पर सामान्य रूप से बढ़ रहे थे और उन्हें किसी भी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए किसी भी चीज को विकसित करने की आवश्यकता नहीं थी। लुओ चेन ने जियांग लियू की ओर देखा, उसकी आंखों में प्रोत्साहन और उम्मीद भरी हुई थी। जियांग लियू को उसकी निगाहों में अजीब सा महसूस हुआ। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास एक जानवर है। क्या आप देखना चाहेंगे कि इसका प्रजनन हो सकता है या नहीं? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लगभग 2 मीटर लंबा, पूरी तरह से पारदर्शी और कांच जैसा दिखने वाला एक विशेष मछली जैसा प्राणी सबके सामने प्रकट हुआ। जाति, आत्मा को शांत करने वाली मछली, रैंक, राजा, रैंक 9 सितारे प्रकार, मानसिक प्रकार, अवस्था, प्रकाशमय, विचरणशील, योग्यता, परिपूर्ण कौशल, 1। आत्मा को शांत करना, पृथ्वी स्तर, आत्मा को शांत करने वाली मछली लक्ष्य के मानसिक जगत में प्रवेश कर सकती है, उनकी मानसिक चेतना को शांत कर सकती है और उन्हें लंबी नींद में सुला सकती है। 2। आत्मा स्थानांतरण क्षेत्र, पृथ्वी स्तर, यह एक विशिष्ट कौशल है। इस क्षेत्र के भीतर आत्मा को शांत करने वाली मछली अस्थायी रूप से विभिन्न लक्ष्यों के बीच मानसिक चेतना का स्थानांतरण कर सकती है। 3। साझा इरादा, गहन स्तर, आत्मा को शांत करने वाली मछली विभिन्न लक्ष्यों को बिना किसी बाधा के संवाद करने की अनुमति देती है। 4। आत्मा का कांटा, गहन स्तर, आत्मा को शांत करने वाली मछली आत्मा के कांटों का निर्माण करती है जो केवल मानसिक शक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 5। आत्मा का मोती, पृथ्वी स्तर, आत्मा को शांत करने वाली मछली आत्मा के मोतियों का निर्माण कर सकती है जो एक निश्चित अवधि के बाद मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। 6। आत्मा विभाजन, गहन स्तर, आत्मा को शांत करने वाली मछली का कोई भौतिक शरीर नहीं होता है और यह स्वयं को कई भागों में विभाजित कर सकती है, साथ ही साथ कई लक्ष्यों के मानसिक जगत में प्रवेश कर सकती है। विकास पथ, आत्मा को शांत करने वाली मछली आत्मा सागर, पुनर्जीवित करने वाली मछली। विकास का केवल एक ही मार्ग था, जिसका अर्थ था कि विकल्प की कोई गुंजाइश नहीं थी। हाँ, मछली के विकास पथ की समीक्षा करने के बाद लुओ चेन ने जियांग लियू को सकारात्मक उत्तर दिया। जियांग लियू को खुद ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हालांकि सोल कामिंग फिश उसका पहला जानवर था, लेकिन राजधानी में एकमात्र ब्रीडर जो इसके विकास पथ को जानता था, यानी उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। क्योंकि उनके पिता का निधन जल्दबाजी में हो गया था, इसलिए उन्होंने इस मछली के विकास के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा। लेकिन ये जानवर उसके पिता ने उसे विरासत में दिया था, इसलिए भले ही वह अब एक वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर थी, उसने कभी भी अनुबंध तोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। लुओ चेन के कुछ हद तक सकारात्मक जवाब ने जियांग लियू को ऐसा महसूस कराया जैसे वह सपने में हो, जिससे वह थोड़ी अनिश्चित हो गई। अपने सिस्टम पैनल को देखकर, जिसमें दिखाया गया था कि वो कार्य पूरा करने से केवल एक वाइल्ड रैंक बीस्ट दूर है, लुओ चेन भी थोड़ा उत्साहित हो गया था। हम अभी क्यों न शुरू करें? लुओ चेन, जानवर की मालकिन जियांग लियू से भी ज्यादा उत्सुक लग रही थी। आसपास 3 वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर्स की सुरक्षा को देखते हुए लुओ चेन ने विकास प्रक्रिया के लिए गुप्त क्षेत्र में न जाने का फैसला किया, बल्कि वहीं से शुरू करने का निर्णय लिया जहां वे थे। ओह, क्या हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है? जियांग लियू थोड़ी हैरान थी। ये ठीक है, अभी का समय बिल्कुल सही है। लुओ चेन ने अपने गोदाम में रखे छोटे बच्चे से सभी आवश्यक सामग्रियां निकाल लीं।
वहीं उन तीनों लोगों के सामने उसने आवश्यक औषधीय तरल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। औषधियों को परिष्कृत करने की उनकी प्रक्रिया उत्तरोत्तर अधिक कुशल होती गई। सुचारू और सहज प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला देखने वाले सभी लोगों को शांत करती प्रतीत होती थी। लुओ चेन के हाथों में तेजी से हरे रंग का एक औषधीय तरल पदार्थ बन गया, जिससे औषधीय सुगंध निकल रही थी। फिर लुओ चेन सोल कामिंग फिश के पास गया और हरे रंग का औषधीय तरल कई छोटी धाराओं में विभाजित होकर धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करने लगा। जादुई बात यह थी कि आत्मा को शांत करने वाली मछली स्वयं एक कांच के पात्र में परिवर्तित होती प्रतीत हुई, और हरे रंग का औषधीय तरल उसके शरीर के अंदर फैल गया, जिससे वह एक बड़ी हरी मछली के रूप में प्रकाशित हो उठी। लुओ चेन की मानसिक शक्ति सोल कामिंग फिश के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे औषधीय तरल के भीतर की विशेष ऊर्जा सोल कामिंग फिश के शरीर में विलीन होकर विकसित होने लगी। आत्मा को शांत करने वाली मछली के शरीर से एक हल्की लहर फैल गई। इस लहर के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति ने अपने मन को शांत होते हुए स्पष्ट रूप से महसूस किया। चांग ग्विहिंग, जो लुओ चेन के साथ बातचीत करने के तरीके को लेकर संघर्ष कर रहा था, अब इस मुद्दे को लेकर चिंतित नहीं था और उसके चेहरे के भाव नर्म पड़ गए। इस हलचल के शांत होने के बाद आत्मा को शांत करने वाली मछली का शरीर थोड़ा बढ़ गया और उसकी त्वचा एक बार फिर पारदर्शी और अर्धपारदर्शी हो गई। इसके तुरंत बाद उसके सिर के ऊपर एक छोटा लालटेन जैसा आभूषण, जो हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, आगे की ओर बढ़ा और फैल गया। जाति, आत्मा सागर पुनर्जीवित मछली रैंक, जंगली रैंक पालतू एक सितारा प्रकार, मानसिक प्रकार अवस्था, आत्मनिरीक्षण योग्यता, परिपूर्ण कौशल 1। आत्मा को शांत करना पृथ्वी स्तर 2। आत्मा स्थानांतरण क्षेत्र पृथ्वी स्तर 3। साझा आत्मा पृथ्वी स्तर आत्मा सागर पुनर्जीवित मछली दो अलग अलग लक्ष्यों की आत्माओं और चेतनाओं को आपस में मिलाने की अनुमति देती है, जिससे उनकी यादें और ज्ञान तुरंत एक दूसरे को हस्तांतरित हो जाते हैं। 4। आत्मा कांटा गहन स्तर 5। आत्मा मोती पृथ्वी स्तर 6। आत्मा विभाजन गहन स्तर 7। आत्मा सागर पृथ्वी स्तर आत्मा सागर पुनर्जीवित मछली हाल ही में मृत प्राणियों की अवशिष्ट आत्मा शक्ति को संघनित और अवशोषित करके एक आत्मा सागर का निर्माण कर सकती है। आत्मा सागर अधिक आत्मा शक्ति को अवशोषित करते हुए धीरे धीरे बढ़ता और फैलता है, और आत्मा सागर के भीतर नियमित अंतराल पर कौशल क्रिस्टल उत्पन्न होते हैं। ये कौशल क्रिस्टल उन जानवरों से संबंधित हैं जिनकी आत्मा शक्ति पहले आत्मा सागर द्वारा अवशोषित की गई थी। इसके अलावा आत्मा सागर के भीतर प्रचुर मात्रा में आत्मा शक्ति क्षतिग्रस्त आत्मा शरीरों या मानसिक शक्ति का पोषण और मरम्मत कर सकती है। 8। आत्मा का पुनर्जीवन पृथ्वी स्तर आत्मा सागर को पुनर्जीवित करने वाली मछली आत्मा सागर से बड़ी मात्रा में आत्मा शक्ति ग्रहण करके हाल ही में मृत प्राणियों को आत्मा रूप में पुनर्जीवित करती है। 9। आंतरिक शांति गहन स्तर आत्मा सागर को पुनर्जीवित करने वाली मछली लगातार एक तरंग उत्सर्जित करती है जो अन्य लक्ष्यों को शांत और सहज बनाती है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। विकास की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोल सी रिवाइविंग फिश ने अपने शरीर को हवा में लहराया और जियांग लियू के पास लौट आई। जियांग लियू सोल सी रिवाइविंग फिश की वर्तमान क्षमताओं से बेहद खुश थी, लेकिन शहर में इस समय आत्मा शक्ति को अवशोषित करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि उसे सोल सी रिवाइविंग फिश को किसी युद्ध क्षेत्र में भेजकर आत्माओं को इकट्ठा करने की व्यवस्था करनी होगी। कुल 50 मिलियन स्पिरिट कॉइन। वुड स्पिरिट ड्रैगन, मिस जियांग को नीचे ले जाओ ताकि वह भुगतान कर सकें। लुओ चेन की बातें सुनकर जियांग लियुए ने उन तीनों लोगों की ओर देखा, जिनका माहौल कुछ हद तक रहस्यमय था। उसे इस बात का अफसोस था कि वह आगे का नाटक नहीं देख पा रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लुओ चेन ने इतनी जल्दी उसके पशु स्वरूप को विकसित किया। दरअसल उसे कुछ जरूरी पारिवारिक मामलों को निपटाना था। हालांकि उसे आगे न देख पाने का अफसोस था, लेकिन लुओ चेन की अधीनस्थ होने के नाते वह बहुत समझदार थी और उसने वुड स्पिरिट ड्रैगन का पीछा करते हुए दूसरी मंजिल छोड़ दी। जब बाहरी व्यक्ति जियांग लियू चली गई, तो ली वेनहाउ ने आखिरकार चांग ग्विहिंग से पूछा, तुम्हारा जानवर का अंडा कैसा है? क्या वह फूट गया है? चांग ग्विहिंग ने वर्तमान थरी लाइट्स ट्रू लॉर्ड को बुलाया और ली वेनहाउ से कहा, ये वही है। इतनी जल्दी वो वाइल्ड रैंक पर कैसे पहुंच गया? ये जानकारी देखकर ली वेनहाउ बहुत हैरान हुआ।
ये सब ए चेन की करतूत है। अचेन। ली वेनहाउ ने चांग ग्विहेंग के संबोधन पर अभी ध्यान दिया। क्या आप अपने छोटे चाचा मास्टर को उनके नाम से बुला रहे हैं? ली वेनहाउ कुछ देर रुका, मानो उसे अभी अभी कुछ एहसास हुआ हो। क्या तुम और लुओ चेन पहले से एक दूसरे को जानते थे? चांग ग्विहेंग ने चुपचाप सिर हिलाया। लियू, तीनों प्रकाश सच्चे स्वामी ए जूनियर अंकल मास्टर की मदद से पैदा हुए और वाइल्ड रैंक में पदोन्नत हुए। ली वेनहाउ की निगाहों के सामने चांग ग्विहेंग के पास लुओ चेन को संबोधित करने का तरीका बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लुओ चेन ने चांग ग्विहेंग के मुंह से जूनियर अंकल मास्टर शब्द निकलते हुए सुना और उसे यह एहसास बेहद अजीब लगा। ली वेनहाउ ने अपनी बाहें मोड़ ली। अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो और भी अच्छा है। मैं आप दोनों को जिन शानशान में भोजन कराऊंगा। वह नाम सुनते ही चांग ग्विहेंग की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत सहमति जताते हुए लुओ चेन का हाथ पकड़ लिया। ठीक है चाचा मालिक, चलिए अब चलते हैं। लुओ चेन की अंतर्ज्ञान के आधार पर जिस सहजता से अंकल मास्टर कहा गया, वह निश्चित रूप से उसके लिए निर्देशित नहीं था। ठीक है, पहले नीचे चलते हैं और दुकान से खरीदे गए जानवरों को ले आते हैं। चिन्यांग पेट स्टोर की पहली मंजिल पर केवल कुछ ही ग्राहक थे। क्योंकि उन्हें पता था कि स्टोर मैनेजर से मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए अधिकांश ग्राहक अपने खिलौने लेने के बाद स्टोर की सुविधाओं का जायजा लेते थे और फिर चले जाते थे। थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन और काइयन स्पिरिट किंग स्पैरो ने अपनी पहचान की जांच की और फिर अपने अपने जानवरों को भेज दिया। चांग ग्विहेंग ने ली वेनहाउ के हाथ में मौजूद थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन को जटिल भाव से देखा। आखिरकार वो व्यक्ति जिससे वह थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था, उसका मार्शल चाचा था। यह एक ऐसी बाढ़ की तरह था जो ड्रैगन किंग मंदिर को बहा ले गई, जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते। जाति: हजार मायावी बाढ़ ड्रैगन। रैंक: किंग बीस्ट 4 स्टार। प्रकार: मानसिक प्रकार भ्रम। स्थिति: अवलोकन। योग्यता: उत्तम। कौशल: 1 रूपांतरण कला। पृथ्वी स्तर थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन खुद को या अपने लक्ष्य को अन्य जातियों के रूप में रूपांतरित कर सकता है, और यह कौशल उनकी आभा की भी पूरी तरह से नकल करेगा। 2 मिमिक। पृथ्वी स्तर थाउजेंड इल्यूजन फ्लड ड्रैगन एक लक्ष्य का चयन करता है और स्वयं को उसके समान रूप में रूपांतरित कर लेता है। जैसे जैसे लक्ष्य के बारे में उसकी समझ बढ़ती जाती है, वह उसकी क्षमताओं की नकल भी कर सकता है। 3 असत्य को वास्तविक बनाना। पृथ्वी स्तर हजार मायावी बाढ़ ड्रैगन आसपास के वातावरण को कुछ हद तक संशोधित करता है। जब तक आसपास के लक्ष्य वस्तु के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, तब तक वह वस्तु वास्तविक बन जाती है। 4 स्तरित भ्रम। पृथ्वी स्तर डोमेन कौशल। हजार भ्रम बाढ़ ड्रैगन अपने डोमेन का विस्तार करता है, जो अन्य लक्ष्यों के समान कौशल या चरित्र भ्रम बनाने में सक्षम है। 5 विचार उत्पन्न होते हैं। गहन स्तर हजार भ्रम बाढ़ ड्रैगन द्वारा उत्सर्जित ध्वनियां, और जो लोग इसके शरीर को देखते हैं, वे कई विचलित करने वाले विचार उत्पन्न करेंगे और आसपास के भ्रमों को वास्तविक मानने की अधिक संभावना होगी। 6 सत्य भंग का चिन्ह। गहन स्तर इस कौशल से प्रभावित लक्ष्य हजार भ्रम बाढ़ ड्रैगन द्वारा निर्मित भ्रमों को अनदेखा करेंगे। हजार मायावी बाढ़ ड्रैगन एक छोटे पिंजरे में इधर उधर तैर रहा था। ये हुआ देश से प्राप्त पशु धारण उपकरण का नवीनतम संस्करण था, जो लेन देन के दौरान पशु के रूप और आकार का अवलोकन करने के लिए सुविधाजनक था। चांग ग्विहेंग की जटिल निगाहों को देखकर ली वेनहाउ ने गलती से सोचा कि वो उसके हजार मायावी बाढ़ ड्रैगन के बारे में उत्सुक है, और उसने स्वयं ही लालटेन के आकार का पिंजरा चांग ग्विहेंग को सौंप दिया। लो, ये तोहफा असल में तुम्हारे लिए ही बना था। तुम्हारा जन्मदिन तो बस 10 दिन बाद ही है ना? इसे अपना जन्मदिन का तोहफा समझो। देखो, पसंद आता है या नहीं। ली वेनहाउ की बातें सुनकर और उस छोटे पिंजरे को लेकर जिसमें जानवर था, चांग ग्विहेंग का चेहरा और भी जटिल हो गया। धन्यवाद मार्शल अंकल, मुझे ये बहुत पसंद आया। चांग ग्विहेंग ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो और ली वेनहाउ इस हजार मायावी बाढ़ ड्रैगन के लिए एक दूसरे के खिलाफ बोली लगा रहे थे, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अटपटा होता। हालांकि उसे थोड़ी राहत इस बात से मिली कि पैसा लुओ चेन की दुकान में खर्च किया गया था, और अब भी वो उसका चाचा था,
इसलिए इसे परिवार के भीतर ही धन रखने के रूप में माना जा सकता था। अच्छा, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, चलिए चलते हैं। जब तक वे तीनों दुकान से बाहर नहीं निकले, तब तक अंदर मौजूद जो लोग स्टोर मैनेजर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये पता नहीं था कि स्टोर मैनेजर अभी अभी उनके ठीक सामने घूम रहा था। तियानजी बिल्डिंग से निकलने के बाद तीनों ली वेनहाउ के मैकेनिकल आर्मर में सवार हो गए। क्या ये गोल्डन फ्लैश किसी व्यक्ति का नाम है या किसी होटल का नाम? लुओ चेन को इस बात को लेकर थोड़ी जिज्ञासा थी कि गोल्डन फ्लैश वास्तव में क्या है। ये गोल्डन फ्लैश एक राक्षस का नाम है। कोई नहीं जानता कि इसका स्वामी कौन है, लेकिन चेन स्टार का स्वामी होने के कारण कोई भी इसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि ये ऐसी बातें नहीं हैं जिनके बारे में जानने की उत्सुकता हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाना पकाने में उनका कौशल वास्तव में असाधारण है, और राजधानी में लोग उन्हें मजाक में खाना पकाने का भगवान कहते हैं। इसके कुछ अजीबोगरीब नियम हैं। ग्राहकों को ऑर्डर देने की अनुमति नहीं है, उन्हें जो परोसा जाता है वही खाना पड़ता है। और यह एक दिन में केवल एक ही टेबल पर मेहमानों को खाना परोसता है। बड़े भाई, क्या आपको ये भी नहीं पता कि गोल्डन फ्लैश का बीस्ट मास्टर कौन है? खांसी। बेशक मुझे पता है, ये ग्रैंड एल्डर के जानवरों में से एक है। डॉट 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 मैकेनिकल आर्मर, जो एक उड़ने वाले वाहन में परिवर्तित हो गया था, कुछ समय तक उड़ता रहा, हलचल भरी सड़कों से गुजरता रहा, और आसपास का वातावरण धीरे धीरे थोड़ा शांत हो गया। वे एक भव्य रूप से सजाए गए एकांत हवेली में पहुंचे, जहां ली वेनहाउ ने उन्हें यांत्रिक कवच से बने उड़ने वाले वाहन से बाहर निकाला। इससे पहले कि लुओ चेन आसपास के माहौल को ठीक से देख पाता, लगभग 10-10 सलीके से कपड़े पहने परिचारकों की 2 टीमें स्वयं आगे आ गईं। आगे चल रहे व्यक्ति ने थोड़ा झुककर आदरपूर्वक कहा, माननीय अतिथिगण, कृपया अंदर आइए। हवेली में प्रवेश करने पर अंदर ज्यादा इमारतें नहीं थीं, केवल सामने की तरफ कुछ कमरे थे जो सजावट के लिए प्रतीत होते थे। उनके पीछे एक बहुत बड़ा तालाब था, बाईं ओर एक विशाल जंगल था, और दाईं ओर ऐसे पहाड़ थे जो किसी अंतरिक्ष कौशल द्वारा सिकुड़े हुए प्रतीत होते थे। तालाब के पीछे एक बहुत चौड़ा चबूतरा था, जिस पर एक खाने की मेज रखी हुई थी, जो देखने में मेहमानों के लिए भोजन करने का स्थान प्रतीत होता था। वाह, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। झील की तलहटी से एक सुस्त आवाज सुनाई दी, फिर पानी की सतह कांप उठी, और एक सुनहरा, चमकीला दानव पानी से बाहर निकल आया। इसका शरीर ड्रैगन के सिर वाले मानव जैसा था, इसके पीछे एक लंबी पतली पूंछ थी, और इसकी पूरी त्वचा सुनहरे, चमकदार शल्कों से ढकी हुई थी, जो वास्तव में इसके नाम को सार्थक करती थी। दौड़, जिनजियानग्यू फूड बीस्ट। रैंक, चेन स्टार मिड टियर। प्रकार, रहस्यमय प्रकार। स्थिति, उत्साहित। योग्यता, उत्तम। कौशल, 1। स्पिरिट शेफ अर्थ टियर जिनजियांग्यू फूड बीस्ट एक स्वाभाविक मास्टर स्पिरिट शेफ है, जो विभिन्न जातियों के स्वाद के अनुरूप स्वादिष्ट भोजन बनाने में सक्षम है। 2। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार पृथ्वी स्तर जिन शियांग्यू खाद्य दानव का मानना है कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ में अपनी आध्यात्मिकता होनी चाहिए। उसके हाथों से उत्पन्न आध्यात्मिक भोजन में विशेष अभिव्यक्तियां होंगी और सेवन के बाद विभिन्न विशेष प्रभाव उत्पन्न होंगे। 3। सभी चीजों की सामग्रियां पृथ्वी स्तर जिन जियांग्यू फूड बीस्ट के हाथों से दुनिया की अधिकांश वस्तुएं प्रयोग करने योग्य सामग्रियां बन सकती हैं, और उपभोक्ता विभिन्न कच्चे माल के कारण स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 4। विशाल शक्ति गहन स्तर। 5। विच्छेदन पृथ्वी स्तर जिन शियांग्यू फूड बीस्ट अन्य जानवरों की शारीरिक संरचनाओं को आसानी से देख सकता है और हमले के लिए उनके सबसे कमजोर बिंदुओं का पता लगा सकता है। 6। आत्मा की गंध गहन स्तर जिन शियांग्यू फूड बीस्ट अत्यंत सूक्ष्म गंधों को सूंघ सकता है और उनमें अंतर कर सकता है, जिसका उपयोग वह लक्ष्य की ताकत और उसके कुछ आंतरिक विचारों का पता लगाने के लिए करता है। 7। 100 स्वादों का स्वाद गहन स्तर जिन शियांग्यू फूड बीस्ट की स्वाद परखने की क्षमता अत्यंत तीव्र होती है। केवल एक स्वाद चखकर ही ये किसी जानवर या अन्य वस्तुओं की आयु, उनके परिवेश और विकास के इतिहास का पता लगा सकता है। 8। जड़विहीन अग्नि पृथ्वी स्तर जड़विहीन आध्यात्मिक अग्नि, जो सभी वातावरणों में जलने में सक्षम है और भयानक भस्म करने की शक्ति रखती है। 9। 100 परिष्करणों वाला बर्तन पृथ्वी स्तर एक ऐसा बर्तन जो बड़ा या छोटा हो सकता है।
इतना बड़ा कि उसमें समुद्र और तारे समा सके, इतना छोटा कि उसमें झींगा उबाला जा सके और दलिया पकाया जा सके। और यह बर्तन असाधारण रूप से कठोर है। 10 आध्यात्मिक जल पृथ्वी स्तर विशेष गुणों वाले जल तत्वों के संघनन से निर्मित 100 आध्यात्मिक जल। इस जल में प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है और पीने के बाद खपत हुई ऊर्जा की निरंतर पूर्ति होती रहती है। 11 सर्वव्यापी मुख पृथ्वी स्तर जिन जियांग्यू खाद्य दानव अपना मुंह खोलता है, जिससे एक भयानक चूषण उत्पन्न होता है जो सभी लक्ष्यों को उसके पेट में खींच लेता है। इसके पेट में पाचन की अविश्वसनीय क्षमता होती है, यहाँ तक कि राजा श्रेणी का कोई जानवर भी अगर इसके पेट में निगल लिया जाए तो उसे खून में परिवर्तित होने से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इतने सारे कौशल। जिन शियांग्यू फूड बीस्ट के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद लुओ चेन की पहली धारणा ये थी कि यह वास्तव में एक बहुत ही कुशल शेफ है। लगभग हर कौशल भोजन से संबंधित है। गोल्डन फ्लैश बहुत दिनों बाद मिले। ली वेनहाउ ने पानी पर खड़े जिन शियांग्यू फूड बीस्ट का अभिवादन किया। ओह, मैं हूँ यंग मास्टर ली वेनहाउ। आप बहुत दिनों से यहाँ नहीं आए। मैंने इस बार एक नया व्यंजन बनाया है, आपको इसे जरूर चखना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। आज मैं अपने छोटे मार्शल ब्रदर को लेकर आया हूँ। यह उसका यहाँ पहला अनुभव है, इसलिए आप उसका अच्छे से ख्याल रखें। गोल्डन फ्लैश की विशाल आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमकी। लुओ चेन कुछ भी देख पाता, उससे पहले ही वो उसके सामने आ चुका था। वह और करीब आकर लुओ चेन के बगल में सूंघने लगा। लंबी और प्रवाह में आभा, उत्कृष्ट अस्थि संरचना, 18 वर्ष, 4 महीने और 10 दिन की आयु। 5 महीने की साधना के बाद वाइल्ड रैंक प्राप्त करना थोड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन फिर भी स्वीकार्य है। ओह, और अभी भी कुंवारी हो। लुओ चेन पीछे हट गया, उसका चेहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था। इस राक्षस की नाक तो बेहद डरावनी थी ही, लेकिन इसका मुंह सचमुच बेबाक था, जो सब कुछ कह देता था। गोल्डन फ्लैश ने ली वेनहाउ की ओर मुड़कर अंतिम सारांश देते हुए कहा, आपके गुरु का नया शिष्य बहुत अच्छा है। हाहा, उसे चिढ़ाना बंद करो, वरना मेरी बड़ी मार्शल सिस्टर तुम्हारे साथ झगड़ा करने आ सकती है। गोल्डन फ्लैश ने अपना सिर हिलाया और चांग ग्विहिंग की ओर देखते हुए कहा, अरे, तुम इतने पतले क्यों हो, बच्चे? चांग ग्विहिंग, जिसे ली वेनहाउ ने पहली नजर में नहीं पहचाना था, उसे गोल्डन फ्लैश ने तुरंत पहचान लिया। मेरे शरीर में संचित ऊर्जा के अवशोषित होने के बाद स्वाभाविक रूप से मैं पतला हो गया। कौन जानता था कि गोल्डन फ्लैश की 4 उंगलियों में से एक ने चांग ग्विहिंग की ओर असहमति जताते हुए कहा, नहीं, नहीं, आज आपको और खाना ही होगा। इतना पतला होना मतलब आपका भाग्य अच्छा नहीं है। चांग ग्विहिंग को थोड़ी बेबसी महसूस हुई। आखिर किसने उसे बचपन में इतना खिलाया कि वह इतना मोटा हो गया? क्या उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था? और क्या उसकी पशुवत छवि उसकी मानवीय छवि के समान हो सकती है? आप दोनों मेज पर जाए और थोड़ी देर इंतजार कीजिए, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। इतना कहते ही गोल्डन फ्लैश ने लापरवाही से पानी में अपना जाल डाला और सतह के नीचे से एक गोल मटोल पीली मछली पकड़ी गई। इसके बाद जंगल से एक नीले पंखों वाला पक्षी पकड़ा गया और पहाड़ों के बीच से एक चित्तीदार सांप को बाहर निकाला गया। इन तीनों का उपयोग सामग्री के रूप में किया गया था और ये सभी राजा श्रेणी के जीव थे, जिनके नाम क्रमशः येलो एसेंस फिश किंग, ब्लू विंग्ड वाटर रिंग बर्ड और वेनोमस स्पॉटेड स्पिरिट स्नैक किंग थे। लुओ चेन ने इन तीनों में से कुछ भी नहीं खाया था। पहले दो को सामग्री के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन तीसरे सांप, विषैले धब्बेदार आत्मा सर्प राजा के कौशल में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उसके शरीर में शक्तिशाली विष मौजूद है। क्या वास्तव में इसका उपयोग किसी सामग्री के रूप में किया जा सकता है? हालांकि अन्य दोनों के शांत और संयमित भावों को देखकर और फिर गोल्डन फ्लैश के कौशल को याद करते हुए लुओ चेन ने अपनी राय सुरक्षित रखने का विकल्प चुना। गोल्डन फ्लैश ने एक गहरे रंग का लोहे का बर्तन निकाला और तीनों जानवरों पर बिना किसी कार्रवाई के उसने उन सभी को बर्तन में फेंक दिया, जो दर्जनों मीटर चौड़ा हो गया था। बर्तन के नीचे आग की लपटें उठने लगी और फिर हवा में पानी का एक छोटा सा स्तंभ दिखाई देने लगा, जो लगातार बर्तन में पानी डालता रहा। खाना पकाने में माहिर न होने के बावजूद लुओ चेन को भी ये सब देखकर आश्चर्य हुआ।
क्या बिना पंख नोचे या खून निकाले सचमुच ये इंसानों के खाने के लिए था? अगर इसे जानवरों की तरह खाना होता तो इसे कच्चा ही खा लेना बेहतर होता। बाकी दोनों को दोबारा देखते हुए उसने पाया कि वे अभी भी शांत और संयमित थे, यहाँ तक कि सूक्ष्म रूप से आशा से भरे हुए भी थे। लुओ चेन के पास केवल सहन करने और ये देखने का विकल्प था कि क्या इस प्रक्रिया में कोई निर्णायक मोड़ आएगा। जिन शियांग्यू फूड बीस्ट ने अपनी उंगलियां चटकाईं और 100 परिष्करणों का बर्तन अपने आप घूमने लगा। फिर बर्तन के अंदर 3 बीस्ट मास्टर एक दूसरे से बेफिक्र होकर दिखाई दिए। उनके शरीर के अखाद्य भाग धीरे धीरे गायब हो गए, मानो किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा उन्हें परिष्कृत किया गया हो। इसके तुरंत बाद जिन शियांग्यू फूड बीस्ट ने अपने हाथों को जोड़कर चिल्लाया, सक्रिय करो आध्यात्मिक लय। जड़विहीन अग्नि बर्तन के तल से फैलकर 100 आत्माओं के जल से भरे बर्तन में जा पहुंची, जिससे पानी और सामग्रियों पर आग जलने का एक विचित्र दृश्य उत्पन्न हुआ। लगभग आधे घंटे बाद पानी, आग और बर्तन सब गायब हो गए और पीछे 3 हिस्सों में मौजूद सामग्री रह गई, जिससे एक अजीब सी सुगंध निकल रही थी। जिन जियांग्यू फूड बीस्ट ने बीस्ट मास्टर के 3 हिस्सों को 3 भागों में विभाजित किया और उन्हें लुओ चेन और अन्य 2 लोगों के सामने प्लेटों में रख दिया, साथ ही उनकी प्यास बुझाने के लिए उनके कपों में 100 स्पिरिट वाटर भी डाल दिया। आनंद लेना शुरू करें। आपका तरीका पहले के स्टूइंग, स्टिर फ्राइंग और पैन फ्राइंग तरीकों से बहुत अलग है, ली वेनहाउ ने थोड़ी हैरानी से अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए कहा। जिन शानशान ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कुछ आत्मसंतुष्टि के साथ कहा, यह मैंने एक बाहरी व्यक्ति से सीखा है। इसे कभी कभार खाने से एक अनोखा स्वाद आता है। अच्छा, तो मुझे इसका ठीक से आनंद लेना चाहिए। इतना कहकर ली वेनहाउ ने अपने सामने रखी जेड की चॉपस्टिक उठाई, धीरे से पक्षी के मांस का एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने मुंह में डाला और उसका स्वाद चखने लगा। इसी बीच चांग वेहेंग ने लुओ चेन का अभिवादन किया और फिर बड़े चाव से और बिना किसी रोक टोक के खाना शुरू कर दिया। उन सभी को खाते हुए देखकर लुओ चेन ने बड़ी हिचकिचाहट के साथ पक्षी के मांस का एक टुकड़ा खाया। स्वादिष्ट, सचमुच स्वादिष्ट। इसमें कोई अतिरिक्त मसाला नहीं डाला गया, केवल मांस का प्राकृतिक उमामी स्वाद और कुछ विशेष फ्लेवर ही मौजूद हैं। ये ठीक वैसा ही अनुभव था जैसा उसे उस समय हुआ था जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी के नियम वाले प्रतीकों को समझा था। ज्वालाओं का टिमटिमाना और भड़कना और पानी की चपलता और सूक्ष्मता। इस मास में वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की अंतर्दृष्टि समाहित थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि ये नियम जड़विहीन अग्नि और 100 आत्माओं के जल से आए थे या नीले पंखों वाले जल वलय पक्षी के गुणों से। टस्क लुओ चेन के चारों ओर से जल वाष्प की एक घनी धुंध फैल गई और तालाब का पानी उलट गया और बूंदों के रूप में ऊपर की ओर बहने लगा। लुओ चेन के सामने आसपास की जल वाष्प संघनित होकर हल्के नीले रंग के एक प्रतीक में तब्दील हो गई। पानी, आपके पास आना वाकई सही फैसला था। ऐसा लगता है कि जूनियर ब्रदर को इस यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हथेली के आकार का रुन धीरे धीरे लुओ चेन की हथेली में आ गिरा। हाथ को झटकते ही रुन उसके आध्यात्मिक जगत में समाहित हो गया। जिन शानशान ने अपने चेहरे के दोनों ओर की लंबी मूंछों को सहलाया, होठों पर मुस्कान लिए कहा, बाकी 2 व्यंजन भी आजमा कर देखो। उनकी उत्सुक निगाहों के सामने लुओ चेन ने खुद को संभाला और बाकी 2 व्यंजनों को चखा। सभी व्यंजनों का स्वाद अनोखा था, प्रत्येक का अपना अलग स्वाद था। शायद लगातार निगरानी रखे जाने के दबाव के कारण लुओ चेन इस बार किसी भी नियम मंत्र को नहीं समझ पाया, लेकिन कोई पछतावा नहीं था। रून अक्षरों को समझना एक ऐसी चीज थी जो केवल संयोग से ही मिल सकती थी। आज किसी एक बात को समझ पाना अपने आप में एक अप्रत्याशित सुखद आश्चर्य था। राजधानी के बाहर लगभग 10 किलोमीटर लंबी एक अंतरिक्षीय दरार धीरे धीरे बन गई। पृथ्वी तारे पर, जहां अंतरिक्ष तेजी से स्थिर हो रहा था, इतनी चौड़ी दरार का बनना निस्संदेह एक अत्यंत भयावह घटना थी। मजबूत कवच पहने और धारदार हथियार लिए देवदूत एक विशेष संरचना में दरार से बाहर निकले। इन देवदूतों के प्रकट होने से पहले से ही अंधकार में आकाश और भी गहरा हो गया। अंत में लाई यज्ञा सभी स्वर्गदूतों के सिर के ऊपर एक सिंहासन पर विराजमान दिखाई दी। उसने उत्साह से सामने की ओर देखा, मानो वह 100 मील से भी अधिक दूर स्थित शहर को देख सकता हो। यह अफसोस की बात है कि हम शहर के अंदर सीधे दरार नहीं खोल सकते,
अन्यथा हम इन पतितों को सीधे स्वर्गदूतों की महिमा का साक्षी बना सकते थे। उसके पीछे खड़ा 6 पंखों वाला प्रार्थना करने वाला देवदूत समझाते हुए बोला, लाई यज्ञा, ये लोक उतना सरल नहीं है जितना सतह पर दिखता है। हमें अपने प्रभु के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लाई यज्ञा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सरकेल, प्रभु से संवाद करना तुम्हारा काम है। हमें यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया है, क्या प्रभु ने तुम्हें कभी कोई आदेश दिया है? सरकेल नामक देवदूत ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा, कभी नहीं। तो फिर बात यह है, हमारे प्रभु के लिए एक दुनिया बनाने के लिए 7 दिन काफी समय है, फिर भी हम यहाँ एक बर्बर भूमि पर विजय प्राप्त करने का साहस भी नहीं करते। तो फिर मैं एंजल किंग बनने की आकांक्षा कैसे रख सकता हूँ? इससे अच्छा तो मैं वापस चर्च में जाकर भजन गायक ही बन जाऊं। लाई यज्ञा ने अपने सामने मौजूद 30,000 देवदूतों की सेना पर एक नजर डाली और अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरी। भविष्य के देवदूत राजा के रूप में, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम आगे आने वाले शहर की ओर बढ़ो और इस पतित भूमि को देवदूतों की महिमा से प्रकाशित करो। हाँ, लाई यज्ञा के सवालों का जवाब एक समान प्रतिक्रियाओं के समूह ने दिया। गिरती हुई बर्फ और आसपास के वातावरण का लगभग -20 डिग्री सेल्सियस का कम तापमान भी इन एंजल्स की गति पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। उनकी सेना धीरे धीरे और लगातार आगे बढ़ती रही। जंगली जानवरों के स्वामी, जंगल में भोजन की तलाश करते हुए, अपनी आभा को महसूस करते हुए पीछे हट गए और छिप गए। यहाँ तक कि जंगली जानवरों ने भी अपनी आभा को नियंत्रित करने के लिए काफी प्रयास किए। जिस स्थान से देवदूत चले गए थे, वहां से परछाइयों से एक आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा हरा था, नुकीले दांत थे और उसके कंधों पर बिखरे हुए लाल बाल थे। जाते हुए देवदूतों को देखते हुए उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, ये एंजल्स, हमेशा की तरह अभिमानी नहीं, मुझे वापस जाकर लॉर्ड डाकबोन से बात करनी होगी ताकि मैं कुछ लाभ प्राप्त कर सकूं। इसके साथ ही, उसकी आकृति फिर से अंधेरे में विलीन हो गई और गायब हो गई। जब देवदूतों की सेना राजधानी से 50 किलोमीटर आगे बढ़ी, तो उनका सामना पूरी तरह से तैयार और हथियारों से लैस मानव पशु मास्टर सेना से हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु मास्टर भी शामिल थे। एक गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति ने सिंहासन पर बैठी लाई यज्ञा को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, हुआ राष्ट्र आगे है, स्वर्गदूतों का प्रवेश वर्जित है। बोलने वाले व्यक्ति की शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए, लाई यज्ञा ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। क्या अब पृथ्वी तारामंडल पर ऐसे स्तर के मनुष्य मौजूद हो सकते हैं? हे, एक छोटा सा शहर तक सीमित राष्ट्र, मेरी, लाई यज्ञा की, राह रोकने की हिम्मत करता है। आप मेरे प्रति निष्ठा की शपथ क्यों नहीं लेते? मैं इस स्थान को अपना सांसारिक दिव्य राज्य बना दूंगा, और आप सभी को यहाँ शाश्वत शांति और आनंद प्राप्त होगा। रास्ते में खड़े व्यक्ति के हाथ में कुल्हाड़ी का ब्लेड दिखाई दिया और उसने उसे लाई यज्ञा की ओर उठा लिया। हुआ राष्ट्र के क्योंग्युए के मार्शल झाओ कैफेग आप सभी को चेतावनी देते हैं, जो भी आगे बढ़ेगा उसे निर्दयता से मार डाला जाएगा। ये देखकर कि झाओ कैफेग नाम का व्यक्ति उसकी बातों को अनसुना कर रहा था, लाई यज्ञा ने ऊबकर हाथ हिलाते हुए कहा, दिव्य न्याय को सक्रिय करो। उसके पीछे खड़े कई 6 पंखों वाले देवदूतों ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और उनके 5 मुखों से एक गहरी मंत्रोच्चारण ध्वनि निकली। उनके शरीरों पर व्याप्त पवित्र प्रकाश लगातार अभिसरित होता रहा, जिससे आकाश में लटकी हुई एक दिव्य न्याय तलवार का आकार बन गया। उस विशाल तलवार की रोशनी के मुकाबले उसके आसपास सब कुछ बहुत धुंधला लग रहा था। फिर, वो विशाल तलवार मानव पशु सेना की ओर नीचे उतरी और उनका रास्ता रोक दिया। झाओ कैफेंग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई तेज कुल्हाड़ी को मजबूती से जकड़ा और फिर उसे आकाश से नीचे आ रही विशाल तलवार की ओर उग्रता से घुमाया। बूम! कुल्हाड़ी से निकलने वाली तेज रोशनी आकाश में मौजूद विशाल तलवार से टकराई, जिससे धरती को हिला देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। पवित्र प्रकाश से जगमगाती विशाल तलवार, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई एक तेज रोशनी से बीचों बीच से फट गई, और फिर वह तेज रोशनी, अपनी अनियंत्रित गति के साथ, पीछे मौजूद देवदूतों की संरचना की ओर तेजी से बढ़ती रही। प्रार्थना करने वाले देवदूतों में से एक ने अपने पंख फड़फड़ाते ही पल भर में प्रकाश की किरण के सामने प्रकट हो गया। उसके पीछे के 6 पंखों में से 2 ने अपने सारे पंख गिरा दिए।
इसके बाद ये पंख फिर से इसके सामने आकर एक पंखों की ढाल बन गए, जिसने अंततः ब्लेड की रोशनी को रोक दिया। हालांकि इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न शॉकवेव ने पास की एंजल संरचना को कुछ हद तक अव्यवस्थित कर दिया। लाई यजिया का चेहरा कुछ गंभीर था। पृथ्वी तारा, हालांकि अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, प्रमुख लोगों के संदर्भ में उसके समान ही श्रेणी का था। हा हा हा, ये कैसी दिव्य रोशनी है, आखिर ये कोई खास बात तो है ही नहीं। झाओ कैफेग दिल खोलकर हंसा, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। ज्वांग शेंग के आने से पहले उन्होंने कहा था कि देवदूतों की श्रेणी को पहचानना सबसे आसान है, बस उनके पीछे पंखों की संख्या देखें। 2 पंखों वाले सबसे कमजोर देवदूत राजा श्रेणी के थे, जबकि 4 पंखों वाले देवदूत जंगली श्रेणी के थे। 6 पंखों वाले देवदूत चेन स्टार थे, 8 पंखों वाले देवदूत अर्थ स्टार थे और 10 पंखों वाले देवदूत सेलेस्टियल स्टार क्षेत्र के थे। देवदूतों के बीच एक विशेष अस्तित्व था। जो मुकुट धारण करते थे उन्हें देवदूत राजा की उपाधि दी जाती थी, और मुकुट धारण करने के लिए उन्हें केवल 10 पंखों तक पहुंचने की आवश्यकता होती थी। सामने वाले सिंहासन पर बैठे देवदूत के सिर पर एक मायावी मुकुट था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि देवदूत राजा और अन्य साधारण देवदूतों में क्या अंतर है, लेकिन वह निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली होगा, है ना? न केवल सिंहासन पर विराजमान लाई यजिया, बल्कि उनके सिंहासन के पास खड़े 2 8 पंखों वाले देवदूत भी, जिनके सिर पर मुकुट नहीं थे। और सिंहासन के पीछे 6 पंखों वाले देवदूतों का एक समूह था। इससे संकेत मिलता है कि देवदूतों की पंक्ति में कम से कम 3 पृथ्वी तारा और चेन तारा के शक्तिशाली देवदूतों का एक समूह शामिल था। इसके विपरीत, मानव सेना में केवल वही एक प्रारंभिक अर्थ स्टार योद्धा था, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद पर्वत विभाजन कुल्हाड़ी वाला बीस्ट मास्टर ही अर्थ स्टार था। रैंक, उनके अन्य बीस्ट मास्टर या तो चेन स्टार थे या वाइल्ड रैंक। उसके पीछे सेना में वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर्स की संख्या भी बहुसंख्यक थी, स्टार रैंक वाले तो कुछ ही थे। बीस्ट मास्टर्स विरोधी एंजल टीम का सामना करते हुए उन्हें संभवतः एक कठिन, कड़वी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। लाई यजिया ने झाओ कैफेन के हाथ में मौजूद पर्वत विभाजन कुल्हाड़ी को देखा, उसके चेहरे पर असमंजस का भाव था। तेरुन, आटा, तुम दोनों जाओ और उसे पकड़ो। मैं उसके हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी का अध्ययन करना चाहता हूँ। लाई यजिया ने सिंहासन पर हल्के से उंगली से थपथपाते हुए कहा, अन्य देवदूतों, विधर्मियों को शुद्ध करो। दोनों ओर खड़े देवदूत मुड़े और लाई यजिया को प्रणाम किया, फिर एक साथ झाओ कैफे की ओर दौड़ पड़े। देवदूतों की आकृति के भीतर देवदूतों के पंखों से निकलने वाला प्रकाश एक ही विस्तार में समाहित हो गया। जमीन से देखने पर यह आकाश में फैलते हुए प्रकाश के एक विशाल जोड़े की तरह प्रतीत होता था, जिसमें देवदूत ही प्रत्येक पंख थे जो इसे बनाते थे। वूश वूश, हल्के पंखों से शुद्ध सफेद पंख नीचे गिर रहे थे, उनकी तीखी आभा पहले से ही महीन बर्फ के टुकड़ों को काटकर एक धुंध में बदल रही थी जो हवा में तैर रही थी। सभी इकाइयां, तैयार हो जाओ। झाओ कैफेग द्वारा आदेश दिए जाने के बाद नीचे उड़ते हुए आए 2 8 पंखों वाले देवदूतों ने उन्हें एक और युद्ध में खींच लिया। ये दोनों एंजल्स भावनाहीन युद्ध मशीनों की तरह थे, हमला करते समय उनके चेहरे पर कोई अतिरिक्त भाव नहीं दिखाई देता था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी नजरों में केवल एक ही लक्ष्य था, झाओ कैफेंग को मारना और कुल्हाड़ी वापस लाना। मार्शल, कृपया उन 2 एंजल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें जिनसे आप लड़ रहे हैं। झाओ कैफे के दिमाग में एक कोमल आवाज गूंजी, जिसके बाद सूचनाओं की एक धारा उसके दिमाग में प्रवाहित होने लगी। झाओ कैफेग ने अपनी आक्रामक युद्ध शैली पर लगाम लगाई, लगातार बचाव करते हुए अपने दिमाग में दोनों एंजल्स के बारे में जानकारी की जांच की। जाति, संरक्षक देवदूत। श्रेणी, प्रारंभिक पृथ्वी तारा। प्रकार, एंजल प्रकार। स्थिति, केंद्रित, आक्रामक। योग्यता, उत्तम। कौशल 1, राजा का रक्षक पृथ्वी स्तर संरक्षक देवदूत सक्रिय रूप से एक लक्ष्य को अपना राजा चुनता है। वे बिना शर्त राजा के आदेशों का पालन करेंगे और अपनी मृत्यु पर अपने सभी कौशल और ऊर्जा राजा को समर्पित कर देंगे। 2, पवित्र तलवार पृथ्वी स्तर संरक्षक देवदूत अपने हथियार के रूप में एक पवित्र तलवार का निर्माण करता है। पवित्र तलवार से होने वाली क्षति लक्ष्य को लगातार जलाती रहेगी। 3, लाइट शील्ड प्रोफाउंड टियर। 4, पवित्र शब्द गहन स्तर।
5. बलि का बकरा पृथ्वी स्तर संरक्षक देवदूत राजा से मृत्यु सहित सभी नकारात्मक अवस्थाओं को स्वयं में स्थानांतरित कर सकता है। 6. तलवार अर्पण गहन स्तर संरक्षक देवदूत लगातार अपनी ऊर्जा से पवित्र तलवार का पोषण करता है ताकि उसकी शक्ति को बढ़ाया जा सके। 7. स्वॉर्ड लाइट प्रोफाउंड टियर। 8. जवाबी हमला क्षेत्र पृथ्वी स्तर गार्जियन एंजल अपने क्षेत्र का विस्तार करता है, सभी गैर लक्षित हमलों को अपने ऊपर केंद्रित करता है और उन हमलों को प्रतिबिंबित करता है जो इसकी भालू सीमा से अधिक नहीं होते हैं। 9. सुरक्षा कवच पृथ्वी स्तर संरक्षक देवदूत अपने और लक्ष्य पर एक सुरक्षा कवच बनाता है। लक्ष्य पर किए गए हमले सुरक्षा कवच से प्रभावित सभी लक्ष्यों पर समान रूप से प्रभावित होंगे। 10. युद्ध तकनीक गहन स्तर। 11. चपलता गहन स्तर। झाओ कैफेग ने दोनों संरक्षक देवदूतों के कौशल को पढ़ने के बाद दर्द से कराहते हुए मुंह बनाया। ये कैसी बात है? इन्हें मारने से सिंहासन पर बैठा देवदूत निस्संदेह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। अगर वह इन्हें नहीं मारता तो वे उस देवदूत के लिए नुकसान उठा सकते हैं। ये सचमुच घिनौना था, लेकिन अगले ही पल झाओ कैफे के पास शिकायत करने का समय नहीं था, क्योंकि दोनों गार्जियन एंजल्स के हमले और भी भयंकर हो गए। अब वह अकेले इन दो गार्जियन एंजल्स को नहीं मार सकता था, क्योंकि जब भी उसके हमले उन पर लगते थे तो नुकसान दोनों में बंट जाता था, जिससे कोई खास नुकसान नहीं होता था। एक संक्षिप्त झड़प के बाद युद्ध के मैदान के बीचों बीच अचानक एक दरार खुल गई, जिसने स्वर्गदूतों द्वारा किए गए सभी हमलों को सोख लिया। फिर सौम्य चेहरे वाला एक युवक अपने पीछे एक जैसी वर्दी पहने हुए एक टीम के साथ प्रकट हुआ। युद्ध क्षेत्र की स्थिति को शांत भाव से देख रहे अग्रणी युवक से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करते हुए लाई यजिया अपनी सीट से उठ खड़े हुए। आकाशीय तारा क्षेत्र। झुआंग शेंग ने अपने सामने बैठी लाई यजिया की ओर देखा, अपनी ठुड्डी सहलाए और बड़े चाव से बोला, तुम पहले ऐसे परग्रही हो जिसने इतनी बेशर्मी से सेना का नेतृत्व करते हुए मेरे हुआगुओ शहर पर हमला किया है। मुझे आश्चर्य है कि मैं तुम्हें कैसे पुरस्कृत करूं। लाई यजिया का चेहरा गंभीर था। उनके सिर पर रखा मुकुट जगमगा उठा और तेज रोशनी की एक परत ने उनके शरीर को घेर लिया। वर्तमान पृथ्वी तारा किसी भी हालत में आकाशीय तारा क्षेत्र की शक्ति को प्रकट नहीं होने देगा। तुम अवश्य नकली हो। ये कहते हुए लाई यजिया ने अपने 8 पंख पीछे की ओर फैला दिए और पूर्ण विनाश की आभा लिए हुए प्रकाश का एक चमकदार स्तंभ झुआंग शेंग को उसके शरीर से घेर लिया। झुआंग शेंग के पीछे एक स्त्री की आकृति प्रकट हुई, जिसका सुडौल ऊपरी शरीर दिखाई दे रहा था। उसने अपने हाथ फैलाए और सफेद जेड पत्थर से बना धनुष और बाण प्रकट हो गया। अचानक प्रकट हुआ एक तीर प्रकाश के स्तंभ से टकराया। कोई जोरदार आवाज नहीं हुई। तीर से छूते ही प्रकाश स्तंभ के सभी हिस्से चुपचाप हवा में विलीन हो गए। तीर प्रकाश के स्तंभ से होकर गुजरा और लाई यजिया के सामने पहुंचा। जैसे ही वह उसके शरीर को भेदने वाला था, उसके मुकुट पर लगा एक रत्न अचानक नीचे गिर गया। इसने तीर का रास्ता रोक दिया। टकराते ही दोनों एक साथ गायब हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। हालांकि मुकुट से गायब रत्न ने ये साबित कर दिया कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ था वह सब वास्तविक था। लाई यजिया ने हाथ बढ़ाकर अपने सिर पर रखे मुकुट को छुआ, उसकी आंखों में एक अत्याचारी आभा झलक रही थी। मैं देवदूतों का राजा हूँ, लाई यजिया। लाई यजिया को छोड़कर वहां मौजूद सभी देवदूत प्रकाशमय पंखों की बौछार में परिवर्तित हो गए और लाई यजिया के पीछे एकत्रित होकर उनके पंखों की 5वीं जोड़ी बन गए। धमाका। उसके शरीर से एक विशाल और गहन आभा प्रकट हुई। अब वह वास्तव में देवदूतों का राजा था। उसने अपने हाथ में प्रकाश की तलवार उठाए और उसे सीधे झुआंग शेंग की ओर इंगित करते हुए कहा, हे मनुष्य, स्वर्गदूतों के पवित्र प्रकाश से शुद्ध हो जाओ। उसके केंद्र में एक विशाल और पवित्र क्षेत्र प्रकट हुआ, और जो देवदूत पहले प्रकाश के पंखों में परिवर्तित हो गए थे, वे उस क्षेत्र के भीतर पुनर्जीवित हो गए। झुआंग शेंग के पीछे एक घेरा प्रकट हुआ, फिर वह फैल गया और लाई यजिया के मुक्त क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया। लाई यजिया ने इस पहिए के आकार के जानवर को देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे साफ होती गईं, और फिर वह अचानक धीरे से हंस पड़ा। मैं समझ गया, हम अगली बार फिर मिलेंगे। ये कहने के बाद लाई यजिया के सिर के ऊपर एक चौड़ी दरार खुल गई, और फिर
किसी अज्ञात कारण से नव पुनर्जीवित देवदूत, मानो उनसे कोई आदेश प्राप्त कर रहे हों, एक समान रूप से उस दरार में उड़ गए। झुआंग शेंग के आसपास के लोग कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन झुआंग शेंग ने उन सभी को रोक दिया। हालांकि उसके बगल में खड़ी एक खूबसूरत महिला ने लोमड़ी जैसे दिखने वाले एक जानवर को बुला लिया। मनमोहक लोमड़ी, मेरे लिए उन 2 संरक्षक देवदूतों को नीचे ले आओ। गुलाबी सजावट से सजी हुई रोएंदार लोमड़ी ने एक कोमल सी आवाज निकाली। फिर उसकी आंखों में एक लाल रंग की रोशनी दिखाई दी, और किसी अज्ञात कारण से मुख्य समूह के साथ उड़ रहे 2 संरक्षक देवदूतों ने अपनी उड़ान रोक दी, दिशा बदल दी और मोहक लोमड़ी की ओर दौड़ पड़े। उस खूबसूरत महिला ने 2 रस्सियां निकाली और उन्हें दोनों संरक्षक देवदूतों की ओर फेंक दिया। दोनों संरक्षक देवदूत स्वयं आगे बढ़े, स्वेच्छा से अपने हाथों को रस्सियों से बंधवाने की अनुमति दी, और साथ ही अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को सील कर दिया। झुआंग शेंग ने हुआ जिन्यू की हरकतों को नहीं रोका, और लाई यजिया ने दोनों गार्जियन एंजल्स को बचाने के लिए मुड़े बिना केवल एक बार पीछे मुड़कर देखा। शायद उनकी नजरों में ये दोनों संरक्षक देवदूत महज उपभोग की वस्तुएं थे। जब तक स्थानिक दरार दोबारा बंद नहीं हो गई, तब तक झाओ कैफेग जूंग शेंग के सामने नहीं आया और कुछ उलझन में पूछा, राजगुरु झुआंग, आपने इन सभी स्वर्गदूतों को अपने पास क्यों नहीं रखा? मार्शल झाओ, लाई यजिया की मृत्यु नहीं हो सकती, आपको इसका कारण बाद में पता चल जाएगा। जूंग शेंग मुस्कुराया और उसने उसे आगे कुछ नहीं बताया। झाओ कैफेग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए सोचा, ठीक है, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते तो मत कहिए। वह हुआ जिन्यू द्वारा बंदी बनाए गए 2 संरक्षक देवदूतों के सामने चला गया, और उनमें से प्रत्येक को खैर अवर्णनीय क्षेत्र में लात मारी। छी, ये किस तरह के देवदूत हैं? इनके वंशजों का तो कोई मूल ही नहीं है। उसने अपने बगल में बैठी हुआ जिन्यू की ओर देखा और कहा, छोटी बहन, तुम कमाल हो, तुम तो पृथ्वी तारा स्तर तक पहुंच चुकी हो। रैंक, भाई झाओ, मैंने अभी अभी सफलता प्राप्त की है। यहाँ आपके पास आने से पहले मुझे अपने क्षेत्र को स्थिर करने का भी समय नहीं मिला है। हुआ जिन्यू ने अपने बगल में बैठी मोहक लोमड़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, ये किस तरह के देवदूत जैसे जानवर हैं? ये इतने अभिमानी क्यों हैं? खुलेआम हम पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। पश्चिमी दुनिया का पतन हो गया है और वह पृथ्वी पर स्वर्गदूतों का दिव्य राज्य बन गई है। न केवल देवदूत, बल्कि अधिक शक्तिशाली विदेशी नस्लें धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरेंगी, ये तो बस एक शुरुआत है। अधिक शक्तिशाली विदेशी नस्लें कौन सी होंगी? राक्षस, चुड़ैल कबीला, जलपरी, और भी कई शक्तिशाली व्यक्ति। झाओ कैफेग ने अपने बगल में पड़े एक छोटे पत्थर को पैर से रगड़ते हुए कहा, अर्थ स्टार में ऐसा क्या खास है? यहाँ तो सब खेलने आते हैं। हमने अभी तक अपना दबदबा भी नहीं बनाया है और हमें पहले से ही दूसरों के घुसपैठ से बचाव करना पड़ रहा है। तुम पूछते हो कि अर्थ स्टार में ऐसा क्या खास है? तुम्हारे जैसा सीधा सादा इंसान भी अर्थ स्टार क्षेत्र में पहुंच सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग वहां आना नहीं चाहेंगे? झाओ कैफेग ने अपने सिर के पीछे खुजली की और अजीब तरह से हंसते हुए कहा, ये सब तुम्हारी ही देन है, तुम्हारी ही देन है। जिन यू, चलो चलते हैं। झुआंग शेंग के सामने एक स्थानिक द्वार खुला, और झुआंग शेंग और हुआ जिन्यू की टीम एक कतार में अंदर दाखिल हुई, उनकी आकृतियां जंगल में गायब हो गईं। छी, मुझे पहेलियां पूछने वाले सबसे ज्यादा नापसंद हैं। झुआंग शेंग के सचमुच चले जाने के बाद झाओ कैफेग ने असंतुष्टि से धीमी आवाज में बुदबुदाया, मार्शल, आपने क्या कहा? सैन्य वर्दी पहने एक गोल चेहरे वाली लड़की उनके बगल में खड़ी होकर उत्सुकता से पूछ रही थी। अरे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कहते हुए झाओ कैफेग ने घबराकर चारों ओर देखा। ये देखकर कि कुछ भी असामान्य नहीं था, उसने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, किंग किंग, क्या तुम्हें कुछ बताना है? ये जानकारी मुझे उन 6 पंखों वाले देवदूतों के बारे में मिली है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे उस देवदूत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली जिसने खुद को देवदूत राजा कहा था। लाई यजिया। ओह, अच्छा, मुझे देखने दो। जाति, प्रार्थना देवदूत। रैंक, चेन स्टार निम्न रैंक। प्रकार, एंजल प्रकार। योग्यता, उत्तम। कौशल 1, प्रार्थना पृथ्वी स्तर प्रार्थना देवदूत प्रार्थना के माध्यम से देवदूत स्वामी या देवदूत राजा को संदेश भेज सकते हैं।
ये कौशल स्थानिक दूरी के प्रभाव को अनदेखा करता है। प्रार्थना देवदूत निरंतर प्रार्थना का जाप करके विकास के लिए शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 2. भविष्यवाणी पृथ्वी स्तर प्रार्थना करने वाले देवदूत प्रार्थना के लक्ष्य से आदेश प्राप्त कर सकते हैं और प्रार्थना के लक्ष्य की शक्ति का कुछ हिस्सा ग्रहण कर सकते हैं। 3. पवित्र शब्द रहस्यवादी श्रेणी। 4. अग्निप्रवर्तक पृथ्वी श्रेणी प्रार्थना देवदूत के मरने से पहले वह एक उत्तराधिकारी का चयन कर सकता है और अपनी शक्ति को योग्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है, जिससे योग्य व्यक्ति धीरे धीरे शक्ति को मुक्त कर सके। 5. दिव्य दंड की पवित्र तलवार पृथ्वी श्रेणी प्रार्थना देवदूत दिव्य दंड की तलवार को बुलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। एकाधिक प्रार्थना देवदूत संयुक्त रूप से इस कौशल का प्रयोग कर सकते हैं। 6. सच्चा वचन रहस्यमय श्रेणी प्रार्थना करने वाले देवदूत लक्षित व्यक्ति को सत्य बुलवाते हैं। 7. सोल फोजा अर्थ रैंक अपने नाजुक शरीर की तुलना में प्रिय एंजल्स के पास उसी रैंक के जानवरों की तुलना में कहीं अधिक मानसिक शक्ति होती है, जिससे वे कई मानसिक कौशलों से प्रतिरक्षित हो जाते हैं। 8. पवित्र प्रकाश रहस्यमय श्रेणी। 9. पवित्र प्रकाश क्षेत्र पृथ्वी स्तर क्षेत्र कौशल। इस कौशल का प्रयोग करने पर प्रार्थना देवदूत अन्य कौशलों का प्रयोग नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में पवित्र प्रकाश से संबंधित सभी कौशल मजबूत होते हैं और देवदूत शरीर की चोटों की मरम्मत के लिए पवित्र प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। 10. आत्मीयता रहस्यमय स्तर अन्य लक्ष्यों की अपने प्रति अनुकूलता को बढ़ा सकता है। ... जिन शानशान के स्थान पर स्वादिष्ट दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद ली वेनहाउ, लुओ चेन और चांग ग्विहेंग चले गए। हालांकि जाने से पहले जिन शानशान ने रहस्यमय तरीके से लुओ चेन को एक चमकदार सोने का तराजू दिया और इसे स्वागत उपहार बताया। बाहर निकलते समय हथेली के आकार का तराजू पकड़े हुए लुओ चेन ने कुछ हैरानी से कहा, बड़े भाई, क्या आप जानते हैं कि यह तराजू किस काम आता है? मेरे पास भी ये तराजू है। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि यह किस काम आता है। ली वेनहाउ ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए इशारा किया कि उन्हें भी नहीं पता। हालांकि चांग वेहिंग ने जोर से घोषणा की, मुझे संदेह है कि यह व्यक्ति बस एक ऐसा तराजू है जिसे जिन शानशान ने तराजू बदलते समय त्याग दिया था और वास्तव में इसका कोई उपयोग नहीं है। लुओ चेन ने इसे काफी देर तक देखा लेकिन वह इसका उपयोग नहीं समझ पाया, नहीं उसे पता था कि क्या इसका उपयोग कुछ जानवरों के विकास के लिए सामग्री के रूप में किया जा सकता है। आखिरकार लुओ चेन ने उसे छोटे बच्चे के गोदाम के एक कोने में फेंक दिया। वैसे भी छोटे बच्चे का गोदाम काफी बड़ा था और जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसे निकालने में देर नहीं होगी। तो दोस्तों, लुओ चेन और उसकी बीस्ट शॉप की रोमांचक कहानी का यह सफर यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या लुओ चेन हर जानवर के उस गुप्त इवोल्यूशन मार्ग को खोज पाएगा? क्या उसकी दुकान इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगी? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का यह भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जताएं और इस बीस्ट टेमिंग की दुनिया का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको लू चेन का यह सीक्रेट सिस्टम और उसका अंदाज कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।